एक एक करके आंसर करेंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। हमारे आज के सेशन में हम लोग पीयर टू पीयर लेंडिंग प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। एज वी ऑल नो, करंट टाइम्स में एफडी एंड आरडी के इंटरेस्ट रेट्स के अंदर एक काफी डाउनफॉल देखने को मिला है और ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीयर टू पीयर लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फेयरसन कंपनी के फाउंडर एंड सीओओ मिस्टर विनय मैथ्यूज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फेयरसेंट ने भारत के में ऑनलाइन पीयर टू पीयर लेंडिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए विनय जी ने कंपनी की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनय जी इस कंपनी का हिस्सा शुरू से हैं और उनके सफल ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही आज पीयर टू पीयर लेंडिंग वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स में से जाना जाता है। He has also held leadership positions with several renowned companies like the Indian Express, Rediff.com, Siffy and Bennett, Coleman and Company Limited over his course of career. विनय जी एक एमबीए हैं बाय प्रोफेशन और इंडस्ट्री में लगभग 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। फेयरसन से पहले वह timesjob.com के साथ एज ए नेशनल हेड एंड एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड डिलीवरी सर्विस डिलीवरी के रूप में काम कर रहे थे। तो अब वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं विनय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू विनय जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी इस सेशन में जुड़ने के लिए। मुझसे बोला गया है कि इसको हिंदी में कोशिश करें कि हिंदी में इसको डिलीवर करें। हालांकि प्रेजेंटेशन जो है वो मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंदी में समझाऊं इसको, जो भी मेरे पास यहाँ पे है समझाने के लिए। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं आई विल ट्राई एंड ओपन दिस। फेयरसेंट एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है कि डिजिटल इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखेंगे जो भी चीज़ ऑनलाइन हो रही है वो क्या कर रही है कि बिजनेस को फास्टर कर रही है और इसको चीपर कर रही है, मतलब वैल्यू फॉर मनी आपको दे रही है। okay? उसका जो ट्रेंड जो देखने को मिला है हमें इन दिनों, ये पिछले 5-10 साल से ये ट्रेंड चल रहा है। दुनिया में चल रहा है ये ट्रेंड, और ये इंडिया में भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। एक ये है कि पैसा जो है काफ़ी डिजिटली मूव हो गया है। सारे लोग आजकल जो है डिजिटली पैसा को मूव करते हैं, चाहे वो पेटीएम यूज़ करके या यूपीआई यूज़ करके या नेट बैंकिंग यूज़ करके। तो पैसा जो है सारा डिजिटल हो गया है, तभी द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज चीपर। ओके। दूसरा ये है कि मोबाइल के वजह से इसका थोड़ा और एप्लीकेशन, क्योंकि सबके हाथ में है, सबके मोबाइल में है, तो इट्स यूज़र के लिए बहुत आसान हो गया है। और ये भी यूनिवर्सल है, सब लोग अमेज़न से लेके फ्लिपकार्ट के लिए सब लोग जो है अपना बिज़नेस को जो है मोबाइल में दे दिए हैं कस्टमर को। कस्टमर जो है उसको यूज़ करके अपना जो भी प्रोग्राम, जो भी अपना ट्रांज़ैक्शन करना है वो कर सकता है। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म का दूसरा एडवांटेज ये है मोबाइल का होने का, ये हर दर्जे, मतलब हर टाइप के लोगों के पास है ये। इट्स नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये हर हर लोगों के पास इसका रीच है। तो रीच पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त है, तो इस वजह से हेल्प करता है बिज़नेस को मोबाइल में होना। तो आजकल के सारे जो ऑनलाइन बिज़नेसेस है वो मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल से ही बना जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि डेटा जो है सारी कंपनियों में इस डेटा का एक बहुत बड़ा यूज़ है। जो डेटा देखते हैं, जो डेटा एप्लीकेशन को सेल करते हैं, मतलब उसके जो डायसेक्शन और क्रॉस सेक्शन को सेल करते हैं, वही है बिज़नेस। सो बेसिकली अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से, अगली बार मैं क्या खरीद सकता हूँ, तो उस टाइप का इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है। उस टाइप की लिस्टिंग मेरे को आती है। तो ये जो डेटा से जो जितनी भी चीज़ें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है वो डेटा की वजह से होता है। तो डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। तीसरी चौथी चीज़ जो है एपीआई है। एपीआई जो होता है ये बेसिकली प्रोटोकॉल है जो एक कंपनी को दूसरे कंपनी के सर्वर या कंप्यूटर से बात करने का एक ज़रिया है।
तो अगर मैंने कुछ बनाया है तो कोई और उसको यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने कुछ बनाया है तो मेरे को उसको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेज़न के पास यूज़र्स हैं, एक तरफ कस्टमर्स हैं और दूसरी तरफ जो बेचने वाले हैं, उन लोगों को अगर मेरे को लोन देना है तो मेरे को एक और अमेज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमेज़न के साथ एपीआई कर सकता हूँ। उनके कस्टमर मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म में लाके उनको मैं लोन दे सकता हूँ। 5वीं चीज़ ये है ट्रेंड के अंदर जो बिज़नेस को फास्टर और चीपर बनाता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ जो हैं ई-कॉमर्स को के ग्रोथ के वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी इस पे पैसा लग रहा है, काफ़ी लोग इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मतलब मेरा डेटा और प्राइवेसी जो है बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। तो हर ऑर्गनाइज़ेशन जो है डेटा और प्राइवेसी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान देती है, काफ़ी पैसा पैसा लगाती है सो दैट इट इज़ नॉट ब्रीच्ड फॉर द एंड कस्टमर। छठी चीज़ ये देखने को मिली है कि पहले जो था आपकी जो प्रोप्राइटरी थी, वो उसके जो क्रेडेंशियल्स थे, वो बैंक्स के पास होते थे। ओके, आपको कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर करना है, तो आपको बैंक के पास जाना पड़ता था और वहाँ से पैसे निकालने पड़ते थे, फिर जाके किसी को देना होता था, तब जाके ट्रांज़ैक्शन होता था। या तो चेक देते थे, चेक बैंक क्लियर करता था, अगले के पास पैसा जाता था। अब वो रहा नहीं। बैंक अकेले नहीं है कस्टोडियन बिकॉज़ डेटा जो है बहुत के पास है, बहुतों के पास है, पेटीएम के पास भी है, अमेज़न के पास भी है, फ्लिपकार्ट के पास भी, उबर के पास, सबके पास पैसा है। तो ये पैसा जो है, पैसा अभी मूव हो रहा है। तो पेटीएम के पास भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है आपका और अमेज़न के पास भी बहुत पैसा है। उबर में भी आपने थोड़े पैसे डाल रखे होंगे, नहीं तो आपने कोई क्रेडिट कार्ड अपने अटैच कर रखा होगा। सो कंट्रोल ऑफ मनी, ये पैसे का जो कंट्रोल है, वो सिर्फ़ बैंक्स के पास आज नहीं है, ये ऑनलाइन कंपनीज़ के पास मूव हो गया है काफ़ी हद तक। आने वाले दिनों में ये सारा मोस्टली बैंक्स के पास बहुत कम रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन कंपनीज़ की तरफ मूव होगा। आप खुद सोच के देखिए आज के डेट में भी अगर आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, तो आप बैंक में नहीं जाते हैं, आप उसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है, आप उसको पे कर पाते हैं। तो कंट्रोल जो है काफ़ी हद तक क्रेडेंशियल्स जो है मूव हो चुका है। 7वीं चीज़ ये है ट्रेंड के अंदर जो पहले एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे अगर आप जाते थे, जैसे एमटीएनएल का आपने कनेक्शन लगाया तो आपको अपफ्रंट पैसे देना पड़ता था, 2-4 हज़ार रुपए देना पड़ता था, तब जाके आपका कनेक्शन लगता था, एडवांस में कुछ पैसे देने पड़ते थे। गाड़ी खरीदनी हो तो एडवांस में पैसे दें। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में स्विचिंग कॉस्ट जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी या एक बैंक से दूसरे बैंक या ई-कॉमर्स साइट से दूसरे ई-कॉमर्स साइट्स में जाने में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो इस वजह से कस्टमर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने कोई लोन का साइट चलाया है तो कोई दूसरा जो है अच्छा अगर कोई सर्विस देगा तो वो आराम से जा सकता है। मेरे को उसको पैसे नहीं खर्च होने वाले या तो मेरे साथ कुछ पैसा फँसा के नहीं रखा है कि जाके वो ना जा सके। अब ये बैंक में भी आ गया है, पहले बैंक जो है मिनिमम डिपॉज़िट सब माँगती थी, आजकल बिना डिपॉज़िट के चल रहे हैं बैंक। ई-कॉमर्स साइट में भी यही है। अगर आपको कोई ई-कॉमर्स साइट नहीं समझ में आया तो दूसरे में जा सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस मॉडल जो है हर 3 साल चेंज हो रहा है। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बदल रही हैं और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी बिज़नेस में आ गया है। बिज़नेस को तेज़ बनाने का और इसको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू देने का, चीपर बनाने का। तो इस वजह से ये बिज़नेस मॉडल्स भी काफ़ी जल्दी-जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो 3 साल का मतलब ये है जो बिज़नेस पहले हम 20 साल में करते थे, जो पैसा हम 20 साल में कमाते थे, वो अब 3-3 साल में कमा रहे हैं। सो वो मॉडल्स इस तरीके से इस वजह से चेंज हो रहा है बिकॉज़ टेक्नोलॉजी आ गया है। एक और नया तरीका भारत ने जो डाला है, ये ऊपर के सारे जो मैंने बोले सब इंटरनेशनली भी लागू होता है ये सारा पॉइंट। जो 9th पॉइंट है वो ये है कि इंडिया स्टैक जो इंडिया का जो सबसे बड़ा डिजिटल जर्नी के अंदर जो बनाया है, जो इंडिया स्टैक में जो प्रेज़ेंस-लेस, जो आधार है, पेपरलेस, जो ई-साइन और डिजिलॉकर्स के थ्रू है और कैशलेस जो हम पेमेंट करते हैं, जो आईएमपीएस, वॉलेट, यूपीआई के थ्रू जो करते हैं, ये जो चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी जो बनाई है सरकार ने, वो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। हर कंपनी जो है आज के डेट में इस इंडिया का स्टैक जो है इसको यूज़ करता है अपने बिज़नेस को तेज़ करने के लिए और सस्ता करने के लिए फॉर द ऑपरेशन कॉस्ट। और ये सारा जो चलता है कस्टमर के कंसेंट पे चलता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड इट्स अ डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क विद द कंसेंट ऑफ कस्टमर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का वैलिडेट कर रहा हूँ आधार, तो वो मेरे को आधार का नंबर और ओटीपी देगा तो आधार का मेरे को डेटा मिल जाएगा उसका। सिमिलरली वो ई साइन कर सकता है मेरे लोन कॉन्ट्रैक्ट में। वो पैसा मूव कर सकता है, कैलेंडर जो है बोरोवर को पैसा मूव कर सकता है आईएमपीएस के थ्रू या वॉलेट के थ्रू या यूपीआई के थ्रू मूव कर सकता है। सो ये जो जर्नी बनाई है सरकार ने इसको तेज करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई।
और लास्ट ये है कि इंडिया में जो है इंटरनेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स अहेड, वी आर अहेड ऑफ यूएस, इतना बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। चाइना इज ओनली कंट्री अहेड ऑफ अस। बाकी सारे देशों में जो है इंटरनेट का पॉपुलेशन चाइना को छोड़ के हमारा सबसे ज़्यादा है। और ये ज़्यादा पेनिट्रेशन हमारे इंटरनेट के अंदर इसलिए बड़ा है क्योंकि मोबाइल की वजह से, सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन, इस वजह से बड़ा है। ये ट्रेंड्स की वजह से बिजनेस जो है बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। इसमें एक बड़ा ट्रेंड ये है कि जिसको शेयरिंग इकोनॉमी बोलते हैं। शेयरिंग इकोनॉमी का जेनेसिस जो है आज से कुछ 15 साल, 15-20 साल पहले हुआ था। याहू ने चालू किया था, याहू ग्रुप्स के तौर पे। याहू ग्रुप्स में लोग अपना एक छोटा-सा ग्रुप बनाते थे, एक-दूसरे से शेयर करते थे और वो ग्रुप में हो सकता है अपने कॉलेज वाले या अपने पुराने दोस्त या कोई अपने पुराने शहर के दोस्त या अपार्टमेंट के लोग, इस टाइप से जो लोग जुड़ जाते थे, ऑफिस के कलीग्स जुड़ के आपस में जो बात करते थे, अपना शेयर करते थे। सेकंड जनरेशन में फेसबुक आया, फेसबुक ने अपना अपना खुद का बॉल दिया, लोग अपने पिक्चर शेयर करने लगे, वीडियो शेयर करने लगे, जहाँ-जहाँ जा रहे हैं उनका फ़ोटो शेयर करने लगे, अपना मूड के बारे में लिखने लगे, जो गम खुशी सब जो है शेयर करने लगे, वो सब होने लगा। उसके बाद ये मूव करके ये ट्रांज़ैक्शन में बदला, पीपल स्टार्टेड डूइंग ट्रांज़ैक्शंस, दे खरीदने बेचने लगे, सो इफ यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी है तो आप उबर के साथ अटैच कर लीजिए, नहीं तो ओला के साथ अटैच कर लीजिए और उसमें आप पैसे बना सकते हैं। सिमिलरली आपके पास घर है तो आप एयरबीएनबी के साथ अटैच कर सकते हैं, ओयो के साथ अटैच कर सकते हैं और उससे आप अपना इनकम कर सकते हैं। सो शेयरिंग इकोनॉमी से आप जो है कस्टमर जो है कंज्यूमर आपस में एक दूसरे से शेयर करके अपना पैसा बनाते हैं और यही चीज जो है ये पिछले 15 साल से बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो गई और ट्रांजैक्शंस हो गए चालू इसमें हो गए। और आज के डेट में पीपल आर एबल टू शेयर मनी, पीपल, लोग अपना पैसा शेयर करके पैसा बना रहे हैं उससे। ये पीयर टू पीयर लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके में 2005 में चालू हुआ था और इस 2005 से जो चला है उसमें से बहुत तेजी आई है। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द बीएफएसआई स्पेस और ये शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर काफ़ी अच्छा फिट बैठता है और ये शेयरिंग इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ शेयर हो रही है आज के डेट में, जैसे कोर्स मटेरियल शेयर हो रहे हैं, वर्क स्पेस शेयर हो रहे हैं, ज्वेलरी लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, इंडिया में शादी का जोड़ा लोग शेयर करते हैं। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ शेयरिंग इकोनॉमी। सो ये सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके पीछे बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क और काम रहता है। उस शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर ये टू साइडेड मार्केट प्लेस जो है वो काफ़ी चर्चित है। अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ देम दैट यू यूज टू साइडेड मार्केट प्लेस। उसके जो फीचर्स वो ये हैं कि ये दो साइडेड मार्केट प्लेस में दो तरफा होता है, एक तरफ डिमांड होता है, दूसरी तरफा सप्लाई होता है। तो कहने का मतलब ये एक तरफ कस्टमर होगा और दूसरी तरफ जो है उस कस्टमर को फुलफिल करने के लिए जो मर्चेंट होगा या लेंडर होगा या जो होगा। तो डिमांड जो है वो एक अलग सेट ऑफ कस्टमर है और सप्लाई एक अलग सेट ऑफ कस्टमर है और दोनों के लिए अलग सेट तरीके से काम करना पड़ता है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उस तरीके से है ये। तो इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। ग्लोबली ये टू साइडेड मार्केट प्लेस जो है बहुत बड़ी-बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी बनी है। इसका नेटवर्क इफेक्ट आता है दोनों तरफ चला के रखने का। और इसमें एक और खासियत ये है कि जो मार्केट लीडर होता है वो 50% के ऊपर मार्केट शेयर ले जाता है। ना कि जैसे नॉर्मल जो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज होती हैं, जैसे कार कंपनी हो गई, अलग-अलग कंपनीज हो गई, टेलीविजन कंपनी हो गई, उसके मार्केट शेयर काफ़ी स्ट्रेच्ड होते हैं। मार्केट लीडर हो सकता है कुछ 25% पे हो, उसके दूसरा वाला 18 पे हो, 15 पे हो, उसके बाद ऐसे-ऐसे करते-करते बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कार में देख लीजिए मारुति 50% होगा, तो बीएमडब्ल्यू में भी 4-5% होगा, उसके बीच में कुछ 25 कंपनियाँ होंगी। इंटरनेट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेट में मार्केट लीडर 50% ले जाता है, दूसरा जो है 10-20% ले जाता है, उसके बाद फिर तीसरे के लिए बहुत कम रह जाता है, चौथा एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ऑनलाइन में देखने 2-4 से प्लेयर से ज़्यादा होता नहीं है, किसी भी स्पेस में आप देख लीजिए 2-4 से ज़्यादा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी मार्केट प्लेस जो है, जैसे हमारा मार्केट प्लेस है फेयरसेंट, वो क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है। इसमें हम लोग जाँच-पड़ताल करते हैं, जैसे उबर है, उसमें जाँच-पड़ताल होती है ड्राइवर की। मतलब कुछ ड्राइवर कैसा है, उसने उसका उम्र 18 साल है कि नहीं है, उसने पीछे से कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया है, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है पुलिस में, सब ठीक-ठाक है, मेडिकली फिट है ना, उस टाइप के बंदों को ही वो लोग ड्राइवर बनाते हैं। तो वो क्योंकि वो क्यूरेटेड होता है इस वजह से
जो बड़ा होता है खिलाड़ी उस पे लोग ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से नंबर ऑफ प्लेयर्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट प्लेस आर वेरी लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो जैसे-जैसे ये स्टोरी बढ़ती है आगे, वैसे-वैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होते जाते हैं। जैसे ई-कॉमर्स में भी देख लीजिए आप, 2-4 हैं, पहले जब चालू हुआ तो बहुत सारे थे, 15 साल पहले जब चालू हुआ था, अब जो है 2-4 ही रह गए हैं। और दोनों तरफ से आप इसमें वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और दोनों तरफ, दोनों साइड को पैसा बना के दे सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है। और आल्सो दैट बिकॉज़ इट बिकम्स द स्ट्रॉन्गर मोट, जो इसकी जो स्ट्रेंथ है, उस वजह से नए खिलाड़ी को अंदर आने में भी बड़ी मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचें कि अब आपको ई-कॉमर्स में घुसना है उस बिज़नेस में, जो ई-कॉमर्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट चलाते हैं, बहुत मुश्किल है उस बिज़नेस में घुसना। क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत हाई हो जाता है एक बार ये मार्केट। मी टू, मैं अब फिर से एक और चीज़ नहीं बना सकता जो ऑलरेडी बनी हुई है। और एक और ख़ास बात ये जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसी वजह से कस्टमर इसमें जुड़ता है बहुत अच्छी तरह से। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जब जैसे आप कुछ ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उसमें आपको दिखता है, ये सामान खरीद रहे हैं, इसका वज़न इतना है, इसका दाम इतना है, इसमें इतना डिस्काउंट है, इसमें इतना टाइम लगेगा आने में। इसका बॉक्स का डायमेंशन ये है। इसका अगर कपड़ा है तो कपड़े का थिकनेस क्या है, उसका वो क्या है, सब कुछ पता चलता है उसमें। जो होता हो सकता है आप स्टोर में जाके पता करें तो हो सकता है वो नहीं बता पाएगा जो आपको ऑनलाइन जो दिखता है उसमें। जैसे उबर में अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो आपको पता है ड्राइवर कहाँ पे है, कितनी दूर है, क्या नाम है, क्या गाड़ी का नंबर है, क्या मेक है, क्या नंबर है, मोबाइल नंबर है उसका, कितनी ट्रिप्स ले चुका है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इस वजह से कस्टमर को कॉन्फिडेंस और आता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें स्टिकीनेस बनती है। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स है जैसे नौकरी.com है, मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, स्विगी है। ये सारे कंपनी जो है टू साइडेड मार्केट प्लेस कंपनीज़ हैं। और अगर आप देखेंगे इन दिनों जब कोविड हुआ था, उस टाइम भी आप अगर आपने देखा तो टू साइडेड मार्केट प्लेस जो है बहुत जल्दी से मूव किए थे, पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज़ जो है सिर्फ़ ऑनलाइन मार्केट प्लेस ही कर रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें पिछले कोविड में भी सिखाया है। एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को लेके कैसे मार्केट प्लेस और मैच्योर हुए हैं। काफ़ी लोग फेल हुए हैं बिकॉज़ दे वर नॉट प्रिपेयर्ड विद द अर्ली रिस्पॉन्स। कई मार्केट प्लेस को धक्का लगा है, जैसे एयरबीएनबी, ओयो और उबर को, बिकॉज़ ऑफ मोबिलिटी इश्यूज़ होने की वजह से लोग जा नहीं रहे इधर-उधर, इस वजह से उनके बिज़नेस को धक्का लगा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप उबर बुलाएँगे तो आ जाएगा तुरंत। हो सकता है आप दूसरी गाड़ी बुलाएँ तो आपको टाइम लगेगा और उसको ढूँढने जाने के लिए आपको वक़्त लगेगा, वो सब है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े क्विक हैं, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट अभी भी डिलीवर कर रहे हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, ग्रोफर, ये सारे जो हैं लॉजिस्टिकली बहुत सुपीरियर हैं। हर चीज़ आपके घर पे लाके देते हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ये मॉडल पे, ये कुछ बिज़नेस मॉडल की वजह से हुआ है। कुछ जो है इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं, इस टाइप का जो कोविड जैसा चीज़ जो मैक्रो इकोनॉमी में प्ले करता है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, इसमें से ये इसमें तेज़ी और आता है। ज़ूम देखिए जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, वो कोविड से पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था, अभी हर घर पे ये ज़ूम जो है बज रहा है, या ज़ूम को यूज़ हो रहा है। गेमिंग ऐप भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि इसमें तेज़ी और ज़बरदस्त आई है ई-कॉमर्स कंपनी से के मुकाबले। उसका रीज़न ये है कि इसमें कोई ऑफ़लाइन लेग नहीं है। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ूम करने के लिए मेरे को किसी को डिलीवरी नहीं करानी है, डिलीवरी वाली चीज़ नहीं है। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ और मैं जो है ज़ूम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। गेमिंग ऐप में भी है, इसलिए इसमें और ज़्यादा तेज़ी आई है। फेयरसेंट जो है, इनकी भी जर्नी ऐसी है, प्योर डिजिटल है। तो किसी कस्टमर को हमारे ऑफ़िस में आने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बैठ के काम कर रहे थे पिछले लॉकडाउन में भी, और लोगों को लोन दे रहे थे। हर दिन, जिस दिन लॉकडाउन था, हर दिन लोन जा रहे थे और हमारे कस्टमर्स, लेंडर्स आके उसको लेंड कर रहे थे। अच्छे-अच्छे कस्टमर्स आ रहे थे क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज़ ने जो है बंद कर दिया था लोन देना। सो ये एडवांटेज है, और कस्टमर ये सब बहुत अटेंटिवली देखता है, सुनता है, समझता है और ये हमेशा प्रिपेयर रहता है। हर बार एक ऐसा चीज़ आता है तो बहुत सारे कस्टमर जुड़ते हैं और वो वापस नहीं जाते पुराने तरीके से या पुराने ज़रिए से काम करने के लिए। तो ये मोट जो मैं बोल रहा था पहले, ये मोटा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसलिए ट्रू सुसाइड मार्केट प्लेस आने वाले दिनों में क्लियर विनर है, और ये बहुत ज़बरदस्त बिलियन डॉलर बिज़नेसेस हैं ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा फिनटेक के अंदर जो है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ट्रेंड्स आए हैं। आपको सबको पता है आजकल डिजिटली सब कस्टमर जो है ऑनलाइन ले रहे हैं, हमारा भी ऐसा ही है।
ऑनलाइन आके जो है लोन ले रहे हैं। सो डिजिटल चैनल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, सारे लोग आजकल कोई बैंक नहीं जाता लोन देने, ऑनलाइन ही जाके लेते हैं। लेंडिंग के अंदर ज़बरदस्त डिस्ट्रप्शन आया है इन दिनों, और ये एजेंट्स और डीएसएस को थ्रेट करेगा आने वाले दिनों में। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त वो आया है इन दिनों, कोविड वोविड के टाइम पे। ये जो जंग है, जो बेसिकली इनकम्बेंट्स वो होते हैं जो पुराने बिजनेस वाले होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए और ये लोग, उनके और जो नए बिजनेस नए तरीके से करने वाले जो ऑनलाइन फिनटेक कंपनीज हैं, उनके बीच में कस्टमर को लेके थोड़ा सा जंग होगा आने वाले 10 दिनों में। और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट कस्टमर विल ऑलवेज बी चीपर फॉर डिजिटल कंपनीज। और आप देखेंगे आगे जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत लार्ज टेक कंपनीज बन जाएंगे, जैसे हमारी हमारी पूरी टेक कंपनी है, वी आर डेटा एनालिटिक्स कंपनी। तो इट्स मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी वी आर देन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, सो वी आर नॉट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। Also, you will see a lot of demand, where fintech enablers, जो fintech को और आगे बढ़ाने के लिए जो AI हो गया, IoT हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, सॉफ्टवेयर, ये सब टाइप की चीजें बहुत सर्च करेंगी। और प्लेटफॉर्म जो है इसमें काफी बड़ा भाग करेगा, डिमांड सप्लाई वाला प्लेटफॉर्म जो है, इसका काफी बड़ा भाग होगा ये पूरे फिनटेक के ट्रेंड के अंदर। जो डिमांड सप्लाई दोनों जो मैनेज करेगा वो क्लियर विनर रहेगा आगे जाके। अभी स्टोरी चालू हुई है, 3 साल पहले रेगुलेशन आया है इस बिजनेस के अंदर। तो इसमें अभी कहानी अभी और बढ़नी है। 5-10 साल में आप देखेंगे ये सारा जो है चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, द वे पीपल लेंड विल चेंज। लॉजिस्टिक इसके अंदर जो है नया तरीका होगा, जो भी लॉजिस्टिक हम कर रहे हैं आज के डेट में उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी आएगी। इसीलिए आएगी क्योंकि पहले वेरिफिकेशन जैसे जाके करते थे, अब वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, इस वजह से लॉजिस्टिक के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी आएगा और इट विल सी अ लॉट ऑफ चेंज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इनकम्बेंट्स टू काइंड ऑफ डू दैट। बाकी वर्चुअल ट्रेनिंग, मेंटरिंग, मीटिंग, ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है आज के डेट में। और इसको काफ़ी साइंटिफिक तरीके से अब लोग चला रहे हैं कस्टमर को मैनेज करने के लिए। और जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वेबिनार हो रहा है, ये भी एक तरीका है टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है आप लोगों को जो है बताया जा रहा है इसके बारे में। सो ये सब प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इस वजह से हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी, फिनटेक के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत है और इस वजह से लोग जो है जुड़ रहे हैं इससे। जो कंपनीज जो है अपना डिजिटल जर्नी स्मूथ करेंगी, कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस देंगी, उनके पास कस्टमर जुड़ेंगे। और इस दौरान अगर डेटा आपने अच्छी तरह से कलेक्ट किया और अलग-अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया, तो आप उस ट्रेंड के अंदर अगर आप अच्छी तरह से डेटा को सोर्स करके कलेक्ट करते हैं, तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोगों ने भी देखा था पिछली बार, जैसे हमारे कस्टमर जो नॉन कोविड ज़ोन से जो आ रहे थे, उनको हम लोन दे रहे थे, तो उनका हमने ग्रीन ज़ोन, एम्बर ज़ोन और रेड ज़ोन वाला जो सरकार ने जो बनाया था, वो हमने उसको सिंथेसाइज़ किया था और बताया था ये कस्टमर ग्रीन ज़ोन से है, ये कस्टमर रेड ज़ोन से है। तो रेड ज़ोन वाले अवॉइड कर रहे थे हमारे जो लेंडर्स और ग्रीन ज़ोन वाले कस्टमर को जो है फंड कर रहे थे। तो ये सब ट्रेंड्स जो है आए थे पिछले 1 साल में फिनटेक के अंदर। तो ये लैंडस्केप ऐसा है, जो 15 साल पहले चालू किया था उनको एग्रीगेटर्स कहते हैं। वो बेसिकली बैंक बाज़ार, पैसा बाज़ार इस टाइप की कंपनीज़ थे जो इस क्वाड्रेंट में हैं। उनकी कोई किताब नहीं होती, मतलब बुक नहीं होता। 10 साल, 15 साल पहले से हैं और वो लोग कुछ क्यूरेशन नहीं करते, वो बस कस्टमर को जो है आपको लीड जो है पास कर देते हैं। फिर एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पे कस्टमर को क्यूरेट किया जाता है। उनके पास भी बुक नहीं होती, और लेकिन वो थोड़ा अच्छा क्यूरेशन करते हैं, कस्टमर को वैल्यूएट अच्छा करते हैं और बैंक्स और एनबीएफसीज़ को देते हैं, या खुद करते हैं और बैंक्स और एनबीएफसीज़ को प्लेज करके अपना जो है बिज़नेस करते हैं। वो एफएलडीजी भी देते हैं, गारंटी देते हैं अपने बैंक्स और एनबीएफसीज़ को, और पैसा जो है बैंक्स और एनबीएफसी से लेके आते हैं लेंडिंग करने के लिए। ये लेंडिंग लैंडस्केप है एक्चुअली। तीसरा जो है फिनटेक एनबीएफसी, यहाँ पे जो है क्रेज़ीबी, इंडीफाई इस टाइप की कंपनीज़ हैं। यहाँ पे फिनटेक कंपनीज़ जो हैं, कैपिटल फ्लोट, लेंडिंग कार्ड इस टाइप की कंपनीज़ यहाँ पे जो एनबीएफसीज़ हैं, लेकिन काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं अपना लेंड करने के लिए बिज़नेस। ये लोग भी बैंक से या अपना पर्सनल गारंटी देके वीसी से या पी फंड से जो है अपना लेते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं ये लोग आरबीआई से, और अपना बिज़नेस करते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट में जो नया जो है सबसे लेटेस्ट जो है वो पीयर टू पीयर है, जो नया लाइसेंस जो आया है। इन सारों में और इसमें फ़र्क ये है कि ये सारे जो हैं, ये तीनों बैंक्स के लिए काम करते हैं। ओके? एट द एंड ऑफ द डे मनी कम्स टू द बैंक। कस्टमर बैंक के पास डिपॉज़िट जमा करता है, वहाँ से जो है अपने एनबीएफसीज़ को देता है और वो लोग फर्दर लेंड करते हैं।
हमारे केस में ऐसा है कि P2P की लेंडिंग में ऐसा है कि कस्टमर जो है डायरेक्टली हमको पैसा देता है, ये बैंक के थ्रू हमारे पास नहीं आता है, डायरेक्टली हमको देता है। तो ये मॉडल में क्या होता है कि जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो कट हो जाते हैं। इस वजह से ये मॉडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये फ्यूचर का मॉडल है। ओके, और इसमें आरबीआई ने जो है अपना मोहर लगा दिया है, लाइसेंस दे दिया है कंपनी को, और इस वजह से हमारा जो है करने का जो तरीका है और जो उनके गाइडलाइंस और उनके रेगुलेशन के हिसाब से जो ये चल रहा है, और इसमें कोई पर्सनल गारंटी नहीं होती, कोई एफएलडी नहीं होती, हमारी कोई किताब नहीं होती। जैसे उबर चलता है वैसे ही चलता है। हमारी अपनी कोई वो नहीं होती, पैसा नहीं होता, हमें लगाना भी मना है रेगुलेशन के हिसाब से। जैसे उबर जो है उसके पास कोई गाड़ियाँ नहीं है, वो लोगों को एग्रीगेट करता है दोनों तरफ से कस्टमर को, वैसे ही हम लोग एग्रीगेट करके इसको चलाते हैं। इस लैंडस्केप के अंदर अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, ये कॉस्ट है और ये एक्सेस है। कितनी जल्दी आपको मिल सकता है और ये कितना सस्ता और महँगा है, ओके? तो अगर आप देखेंगे अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएँगे पैसे लेने, आपको सस्ते में मिल जाएगा लोन, लेकिन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है 2-2 महीने लग जाए आपको एक लोन मिलने में। और अगर आप इस क्वाड्रेंट में जाएँगे मनी लेंडर में, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, एक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत हाई कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है? और बाकी सब यहाँ बैठे हैं, प्राइवेट बैंक यहाँ बैठे हैं, एनबीएफसी यहाँ बैठे होंगे, एमएफआईज़ यहाँ बैठे होंगे। अगर आप लेकिन पी2पी लेंडिंग को देखेंगे, तो कॉस्ट लो है क्योंकि कस्टमर से डायरेक्टली पैसा आता है और खट से पैसा मिलता है, ईज़ी एक्सेस। सो ये क्वाड्रेंट पूरा खाली था। इस वजह से पी2पी लेंडिंग कंपनीज़ ब्यूटीफुली फिट्स हियर एंड द प्रॉमिस ऑफ फास्टर एंड चीपर इज़ फुलफिल्ड बाय द पी2पी लेंडिंग कंपनीज़। बाकी लोग ये सारे जो है नहीं प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यही लोग करते हैं। ये लोग बोलते रहते हैं कि हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। So what is peer-to-peer lending? Okay, what is this? It's a new way of lending. Basically, individuals lending money to individuals or small businesses. एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा देता है या एक छोटे बिजनेस व्यापारी को पैसा देता है और इस तरीके से इस बिजनेस को किया जाता है। ये मैंने बोला शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर आता है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। $350 बिलियन ग्लोबल फिगर्स हैं और ये 50 से 80% एनुअली ग्रो कर रहा है ये। और इन दिनों भी ग्रो कर रहा है। जिन दिन जिस कोविड के टाइम में पूरा मतलब पूरी दुनिया में जो है वो चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, इन दौरान भी जो है पब्लिक आपस में एक दूसरे को लेंड करके जो है वो कर रही है। फास्टेस्ट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द बीएफएसआई स्पेस। अब क्यों ग्रो कर रहा है, उसका रीजन ये है कि इंडिया में इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि डिजिटल स्क्रीन आपको पता है एक्सप्लोड हो रहे हैं, सबके पास आज के डेट में डिजिटल स्क्रीन है। टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं है, हमारे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन के अंदर ये बहुत अच्छा चलता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त है, हमारी पॉपुलेशन यंग है, जिनको रिक्वायरमेंट है या उनको कुछ लोन लेना है या कुछ एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए ये पैसे चाहिए, तो उनको रिक्वायरमेंट है और काफ़ी पैसे कमा के जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग भी हैं हमारे यहाँ। तो इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ये इसके। ये तो बोला मैंने आपको, आरबीआई रेगुलेटेड है ये, और ये सारी ट्रांज़ैक्शंस पीयर टू पीयर के अंदर जो है ऑनलाइन होती है। सब ये सो सरकार का जो डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी का सपना जो है, ये टैक्टफुली पूरा करता है। तो ऐसा चलता है, ये लेंडर है, ये फेयरसेंट है और ये बोरोवर है। तो लेंडर जो है अपना प्रोफाइल जमा करता है, लेंड फंड करता है और उसको जो फेयरसेंट जो है क्रेडिट को एवलुएट करता है, रीपेमेंट प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है, कलेक्शन का ध्यान रखता है। सारा प्रोसेस करके जो है बोरोवर को देता है, डिसबर्स करता है, बोरोवर वापस देता है प्लेटफ़ॉर्म को, प्लेटफ़ॉर्म जो है लेंडर को वापस देती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। और उसको चलाने के लिए हम दुनिया भर के टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ इंटीग्रेट करके इसको चलाते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करूँगा आगे चल के। तो अलग-अलग कंपनी के साथ हमने टाई अप करके जो है इसको चलाया है। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंडर बैंक्ड, अनबैंक्ड, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लो इनकम ग्रुप, जो लोग नए हैं क्रेडिट के लिए, उन सबको उनको उनके पास भी जाता है। It's not only for customers who have, who can get access to money from banks. Not necessary. It also go out to people who do not get access to money from the banks. Maybe NBFC से मिल रहा है और हायर रेट में मिल रहा है तो हमसे लेते हैं लोग आके। कुछ बैंक के कस्टमर भी लेते हैं अगर उनको सस्ता चाहिए लोन, और जैसे एचडीएफसी अगर आपको 12% में देता है तो वो कस्टमर हमारे यहाँ 10% में आके लोन ले लेता है। तो अगर किसी को 2% कम चाहिए तो वो भी आता है, वो परसेंटेज कम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो हैं जो बैंक से नहीं मिलता या बड़े लार्ज एनबीएफसी जिनको लोन नहीं मिलता और छोटी एनबीएफसी से पास जाना पड़ता है, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे पास आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर खराब है, वो कस्टमर अच्छे होते हैं,
वो क्या कहते हैं, कुछ क्राइटेरिया की वजह से बैंक उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप गाजियाबाद में रह रहे हैं तो आपको नहीं देंगे लोन, मतलब बहुत सिली क्राइटेरिया। आपको, अगर आप लॉयर हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वो ज़माने में मतलब कभी उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क किया था, लेकिन अभी ये सब ठीक नहीं है। उस तरीके से देखना, डेटा के हिसाब से देखना चाहिए, कैसा है, क्या है, कितना कमा रहा है, क्या है, वो सारा डेटा देख के हम लोग फंड करते हैं। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो सिलेक्शन का है, रिजेक्शन का नहीं है। बैंक्स का जैसे 750 के नीचे अगर आपका स्कोर है तो आपको नहीं लेंगे, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा 700 के ऊपर है स्कोर, और उसके बाद हम देखते हैं कि कस्टमर कैसा है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कस्टमर। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अप्रोच है, रिजेक्शन वाला अप्रोच नहीं है। और सारा जो है हम डेटा एनालिटिक्स के थ्रू उसको वैलिडेट करते हैं। इसमें कोई जजमेंटल चीज़ नहीं होती है कि मेरे को फलाना पसंद आ गया तो मैंने उसको जो है प्लेटफॉर्म में लाइव कर दिया लोन लेने के लिए, ऐसा नहीं है। दूसरा मैंने बोला ये सस्ता चीपर ऑल्टरनेटिव है क्रेडिट का। जो भी आपको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, जैसे आपको एनबीएफसी से मिला तो आपको सस्ता मिल जाएगा, मनी लेंडर से ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। तो जो भी ऑल्टरनेटिव है आपका, उस हिसाब से आपको सस्ता पड़ता है। क्रेडिट जैसे आप बैंक के कस्टमर हैं और आपने क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी वो ले रखा है, तो क्रेडिट कार्ड के काफ़ी कस्टमर हमारे पास कंसोलिडेट करने आते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले जो बैंक हैं जो 50% चार्ज करते हैं, हमारे यहाँ लोग जो है 20-22% में लोन लेके उसको खत्म करते हैं क्रेडिट कार्ड को। इसमें कोई कोलैटरल नहीं है, बड़ा क्विक लोन प्रोसेसिंग है, और बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि पब्लिक अपने हाथों से, उनके हाथों में हमने टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो इसलिए काफ़ी ब्यूटीफुली ये चलता है। एसएमई सेक्टर के अंदर ये बहुत अच्छा चलता है। एसएमई सेक्टर के अंदर जो अपना जीडीपी का 1/3 थर्ड ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, जो it's 30 trillion loan, it's a requirement there with 15 trillion pot, right? So we have a long way to go here. And this SME generates maximum amount of employment, है ना, 100 million jobs, सिर्फ ये अपने SME देते हैं। तो इसलिए इनको फंड करना बहुत जरूरी है, इनकी ग्रोथ लाना जरूरी है। सरकार का भी यही वो है कि इसमें ग्रोथ आए करके, इस SME सेक्टर के अंदर। इसलिए जरूरी है P2P lending, इसलिए सरकार ने इसमें जो है रेगुलेशन लाने का वो किया था। ये रेगुलेशन है, बेसिकली क्विकली मैं बता देता हूँ, इसमें 1-2-3 पॉइंट है। हम अपना खुद का पैसा नहीं लेंड कर सकते हैं, हम कोई बैलेंस शीट ओन फंडिंग नहीं कर सकते हैं, हमारा पैसा अपना खुद का नहीं लगा सकते हैं। हमको अपनी रेगुलेशन बोलता है कि हमको क्रेडिट अंडरराइटिंग करनी पड़ेगी, रिस्क प्रोफाइलिंग बोरोवर की करनी पड़ेगी, और सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा लेंडर को, तो हम करते हैं वो। उसके अलावा लोन का जो रिकवरी का काम है वो भी हमारा है, बेस्ट एफर्ट बेसिस में। हम जो है उसको लीगल केस करते हैं, लीगल फाइल करते हैं, सेक्शन 138 लगाते हैं, अगर वो पैसा नहीं वापस करता है तो क्रिमिनल केस करते हैं। लेंडिंग साइड में और बोरोइंग साइड में जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो है कि कोई भी लेंडर 50 लाख रुपए के ऊपर ज़्यादा नहीं लगा सकता प्लेटफॉर्म में। आरबीआई का उसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो आप, अगर आपको 1 करोड़ रुपए लगाना है तो आपको 2 पैन कार्ड लाना पड़ेगा। तो आपको आप लगा रहे हैं तो आपके अपने वाइफ के नाम से या अपने बच्चे के नाम से या ब्रदर के नाम से आपको लगाना पड़ेगा, या फादर के नाम से। अपने से पैन कार्ड से एक आदमी सिर्फ 50 लाख रुपए लगा सकता है। और बोरोवर जो है 10 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकता प्लेटफॉर्म से लोन, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको 20 लाख चाहिए तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको या तो फिर 2 आदमी आने पड़ेंगे, मियाँ बीवी दोनों मिलके आना पड़ेगा, दोनों का क्रेडिट इवैल्यूएशन होगा, दोनों एबिलिटी होनी चाहिए कि ये 10 लाख लेने की, तभी उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा कोई भी लेंडर जो है किसी भी बोरोवर को 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता है। हमारा इसमें तो बहुत कम है। हमारे यहाँ रूल ये है कि कोई भी लेंडर किसी भी बोरोवर को 5,000 रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता है। उससे कभी-कभी उससे भी कम हो जाता है, 500 रुपए हो जाता है, कभी-कभी किसी-किसी मॉडल में तो 50 रुपए हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग ने बहुत फ्रैक्शनलाइज़ किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वो हम 50,000 तो कभी पहुँचे नहीं हैं। हमारा एक्सपोज़र एक लेंडर का किसी भी बोरोवर पे ज़्यादा पैसा नहीं होता है। और रेगुलेशन में एक और बात कही है कि कोई भी लोन 36 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैसा जो है, ये सारा पैसा जो है एक एस्क्रो मैकेनिज़्म के थ्रू मूव होता है, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। और ये कोई नॉर्मल एस्क्रो अकाउंट नहीं है, ये एस्क्रो अकाउंट है जिसमें एक ट्रस्टी बैठा हुआ है। आईडीबीआई हमारे ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी कंट्रोल्स दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ओके। सो अगर आप लेंडर हैं प्लेटफॉर्म में, अगर आप इंस्ट्रक्ट करते हैं इस बोरोवर को पैसा देना, तो मैं वो इंस्ट्रक्शन ट्रस्टी के पास ले जाता हूँ और बोलता हूँ ये लेंडर इन बोरोवर को पैसा देना है। ट्रस्टी जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि बोलो बॉस इस पैसे को इधर मूव करो करके, तब जाके बैंक जो है मूव करता है। मेरे कहने से बैंक पैसा नहीं मूव करता। इसका मतलब ये है कि वो पहले एक वो कहावत होती थी ना, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, कि आपका पैसा ले लिया और उड़न छू हो गए। वो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो पैसा सारा इस एस्क्रो अकाउंट में लॉक रहता है और कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, हम लोग भी नहीं हाथ लगा सकते। ये कंट्रोल सिर्फ लेंडर के पास इस तरफ रहता है और बोरोवर के पास यहाँ पे
दूसरी तरफ से बोरोर का जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू नैक सेटअप रहता है। हर महीने जो पैसा खींचना होता है उसके बाद लोन देने के बाद पैसा खींचना जो होता है वो जो है उससे चलता है। तो उससे पैसा वापस आता है और वापस जो है लेंडर के पास जाता है। बाकी ये पैसा हमेशा यहाँ पे, जैसे हमारी अगर कंपनी भी बंद हो जाए कल को तो ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। इट इज सो वेल थॉट आउट बाय द रेगुलेटर। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस बिजनेस। ओके, सो क्विकली अबाउट फेयरसेंट। अभी तक का 2000 करोड़ हमने किया है लोन डिसबर्स। आज के डेट में 110 करोड़ महीने का कर रहे हैं हम लोग। 20 लाख कस्टमर है हमारे, 25 लाख कस्टमर हम प्रोसेस करते हैं एक महीने के अंदर। 2 लाख लेंडर हैं, इंडिविजुअल लेंडर। 20 लाख लेंडर जो है एक्टिवली हमारे प्लेटफॉर्म में हर महीने आके ट्रेड करते हैं, बोरोर को फंड करते हैं। हमारा 75% मार्केट शेयर है इस बिजनेस के अंदर। हमने आज के डेट, अब अभी तक का ये थोड़ा सा डेटेड फिगर है, 2 लाख के करीब लोन दिया हुआ है अभी तक का पिछले 12 महीने के अंदर। महीने में हम 20,000 लोन देते हैं एक महीने में। हमारे लेंडिंग पार्टनर्स भी हैं और बोरोइंग पार्टनर्स भी हैं। लेंडिंग पार्टनर्स का मतलब जो हमको लेंडर्स ला के देते हैं, जैसे निवेश। निवेश हमारे एक लेंडिंग पार्टनर है। सिमिलरली हमारा जीएम फाइनेंशियल के साथ टाई अप है, हमारा आईसीआईसीआई के साथ इंटीग्रेशन है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है उनके जो कस्टमर है हमारे प्लेटफॉर्म में एपीआई के थ्रू आते हैं और उसको जो है वो जो कस्टमर है वो लेंड करते हैं बोरोवर को। और बोरोइंग पार्टनर्स वो हैं, अलग अलग पार्टनर्स जो बोरोइंग वाला बिजनेस करते हैं, जैसे बैंक बाजार हो गया, पैसा बाजार हो गया, मोबीक्विक हो गया, जिनके पास बहुत बड़े लार्ज कस्टमर बेस हैं। वो लोग लेके आते हैं अपना पैसा, अपने कस्टमर्स, और हम लोग जो है उन कस्टमर को भी फंड करते हैं। तो दोनों तरफ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। 50 पार्टनरशिप बोरोइंग साइड में है, कुछ 800 पार्टनरशिप हमारे लेंडिंग साइड में। तो हमारी छोटी सी कंपनी है, 100 लोग काम करते हैं इसमें, और हम लोग इंडिया के 600 शहर में लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंगल ऑफिस, कोई ब्रांचेस नहीं है, कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला था टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो हंड्रेड्स ऑफ एपीआई के थ्रू हम इसको बोरोवर को समझने की कोशिश करते हैं एनालिटिकली। हमारी काफ़ी पार्टनरशिप्स हैं, मोबीक्विक है, स्पाइस है, एनवाई लीजिंग इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, क्यूब, एसएमसी, एस्ट्यूट, जेम फाइनेंशियल, काफ़ी कंपनीज हैं। हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे शॉर्ट टर्म लोन है, जैसे लेंडर को अगर लोन देना है तो उसकी जो ऑफरिंग्स हैं वो ये सब है। 1 दिन के लोन से लेके 36 महीने तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको 1 महीने ऐसा नहीं कि 1 दिन में आप दे रहे हो, आपको पैसा जो है 3 महीने के लिए कम से कम लॉक इन रहेगा इसमें। लेकिन लोन जो है 1-1 दिन के होते हैं, तो वो भी हैं अवेलेबल। इंटरेस्ट रेट जो है रेंज करते हैं 10% से 36%, तो आपके पास चॉइस है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाना है। जैसे-जैसे रिस्क बढ़ता है, रेट बढ़ता है, वैसे-वैसे रिस्क भी बढ़ता है। मैंने बोला था 600 शहर से हम करते हैं, तो आप शहर भी पिक कर सकते हैं, पिक एंड चूज़ द सिटी। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोन टू लार्जर नंबर ऑफ सिटीज़, क्योंकि कभी-कभी कोई सिटीज़ कोविड-वोविड या किसी वजह से अगर कुछ लॉकडाउन-वॉकडाउन कुछ हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपके लोन्स परफॉर्म करना बंद हो जाए। वो नहीं होगा अगर आप वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और वो बिज़नेस और सैलरी दोनों में है। और अक्रॉस इंडस्ट्री है, कंज्यूमर है, माइक्रो फाइनेंस में भी हम करते हैं, मेडिकल लोन करते हैं, बिज़नेस लोन करते हैं, एजुकेशन लोन करते हैं, अलग-अलग टाइप के लोन करते हैं। उसके अलावा कैप्टिव लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन जो लाते हैं हमारे पास लोन, जैसे मोबीक्विक, स्पाइस जो आपको बोला था मैं, उस टाइप के कंपनीज के साथ भी जुड़ के हम उनके बोरोज को भी हम फंड करते हैं। उसके अलावा हमारा एक अलग प्रोग्राम है, फेयरसेंट प्रो। ये इस प्रेजेंटेशन से थोड़ा अलग है। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग करते हैं, एनबीएफसीज को एक तरफ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ बोरोज के लाके उनको देते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे छोटे-छोटे एनबीएफसीज हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। सो जिनके पास लेंडिंग लाइसेंस है वो लोग फेयरसेंट प्रो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आम पब्लिक है वो पीयर टू पीयर लेंडिंग फेयरसेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसको करते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है करने का, अब मैं उस पर डीप डाइव कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज डन। सो मैंने बोला था टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी क्यूरेशन होता है, हम काफ़ी कट लगाते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे 80% कस्टमर हमारे वहीं छट जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिबिल स्कोर में लगाते हैं, एज में लगाते हैं, उसके बाद इनकम में लगाते हैं, हम लोग सिटी में लगाते हैं। अ, अ, ऐसे 2-4 कट हैं, उस वजह से जो है बहुत सारे कस्टमर वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद डेटा वैलिडेशन होता है थर्ड पार्टी के थ्रू, वो ब्यूरो के साथ हो सकता है, उसके उसमें भी काफ़ी कस्टमर छट जाते हैं। जैसे अगर किसी ने अगर कोई डिले किया है लोन पे 90 दिन के ऊपर, इन 24 महीने के अंदर, तो उनको हम लोन नहीं देते हैं। किसी ने 30 दिन का डिले किया है इन 12 महीने के अंदर, उनको भी लोन नहीं देते। इस टाइप की काफ़ी कट्स लगे हुए हैं ब्यूरो के अंदर, अलग-अलग डेटा सेट्स के अंदर, कि उस टाइप के कस्टमर भी हमारे पास आता नहीं। तो जो भी कस्टमर, जैसे 100 कस्टमर आते हैं, टेक्नोलॉजी वेरीफाई करके हम लोग उसको
फिर रिस्क एनालाइज करते हैं, हमारी जो टीम होती है उसको रिस्क एनालाइज करती है, मैनुअली भी चेक करती है, फ़ोन कॉल करके समझने की कोशिश करती है। रूल इंजन में जाता है, फिर वो फिर एयर वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कहीं-कहीं जगह जहाँ टिकट साइज़ ज़्यादा है। उसके बाद ई-मैंडेट होता है, चेक पिकअप होता है, नैक, ये सारा होने के बाद जो है कस्टमर प्लेटफ़ॉर्म में लाइव होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में बताऊँगा। बट ये है कि इतना सब करने के बाद कस्टमर जो है लाइव होता है, और लाइव होने का जो वो है, रेशियो है, वो अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें से सिर्फ़ 2 या 4 कस्टमर लाइव होते हैं। एट बेस्ट 5 होते होंगे, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं पूरे प्रोसेस में। तो इसलिए हमारी बोरिंग्स हैं कि पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे बोरोज़ जो हैं हमको लाके देते हैं, उसमें से काफ़ी लोग जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं इस वजह से। और बोरोर को जब हम लिस्ट करते हैं तो 9-10% से 36% जिन्होंने बोला था, और एक बार 100% फंडिंग हो जाती है कस्टमर की, तो एक लोन एग्रीमेंट इनिशिएट होता है। जो लोन एग्रीमेंट जो नॉर्मल अपना होता है वो इनिशिएट होता है, लेकिन ये डिजिटल होता है। वो बोरोर साइन करता है। उसके बाद फिर लेंडर बोरो दोनों साइन करते हैं। उसके बाद फिर जो है ट्रस्टी एस्क्रो ट्रस्टीशिप के बारे में मैंने बताया था। वो पैसा जो है एस्क्रो ट्रस्टीशिप के थ्रू मूव होता है। उसके बाद फिर जो कलेक्शन एजेंसीज़ और जो है वो आपका पैसा जो है हर महीने का जो है आपको लाके देती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। हर महीने का आना है कि साल में 1 बार आना है या 6 महीने में 1 बार आना है, वो जैसे-जैसे प्रोग्राम होता है उस हिसाब से जो है कलेक्शन एजेंसीज़ जो है हम यूज़ करते हैं टू गेट द मनी बैक। 75 टू 80% कस्टमर अपने आप पैसा देते हैं, उनको फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो 20% होते हैं उनमें फ़ोन कॉल एजेंसी सबका यूज़ होता है। हमारे सिस्टम के अंदर काफ़ी रूल लगे हुए हैं। हमने जो है बड़े अच्छे गोल्डन रूल बनाए हुए हैं। उसमें ये एक पहला रूल ये है कि जो पैसा है आपका उसको ना फ्रैक्शनाइज़ किया जाएगा। तो जैसे अगर मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो ऐसे नहीं आप मेरे को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। आपका 1 लाख रुपए टूटेगा, 500, 1000, 2000 रुपए में टूट-टूट के जो है 100-200 बोरों में लगेगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जो पैसा है ना एक जगह नहीं लगेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको एक ही जगह लगाना है तो सिस्टम बोलेगा भैया आप इसको सिर्फ दिल्ली में मत लगाइए, अलग-अलग शहर में लगाइए। उससे क्या होता है कि आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। क्योंकि आपको कोई एक शहर या एक जगह खराब हो जाए तो भी आपका लोन पूरा पैसे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इट्स वेल डिस्ट्री उसके अलावा डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। अलग-अलग लाइफ टाइप के लोन प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे फर्दर आपका रिस्क जो है मिटिगेट होता है। तो ये 3 गोल्डन रूल से हम चलते हैं, और कस्टमर को बोलते हैं छोटा इन्वेस्टमेंट करिए और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर में आप लगाइए पैसा, आपको अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलेगा। और इसको हम जो है ये जो रूल्स और ये जो तरीका है इसको करने का एक ऑटो इन्वेस्ट भी है, और वही एक प्रोग्राम है, ऑटो इन्वेस्ट वाला एक प्रोग्राम है जो आज हम प्रेज़ेंट करेंगे इस वेबिनार में। और उसका आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पता करते हैं कौन सबसे अच्छा लेंड कर रहा है, कौन किसका सबसे अच्छा पैसा बन रहा है, उसकी इंटेलिजेंस लेते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस लेते हैं। पिछले 8 साल से हमने जो लेंड की है उसकी इंटेलिजेंस लेके, और अच्छे कस्टमर पे पैसा लगता है, वो टेक्नोलॉजी लगाता है पैसा, और आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, और उस वजह से वॉलेटिलिटी जो होती है इससे कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती है। तो ऑटो इन्वेस्ट जो है अभी हम जो बोलेंगे आगे चल के वो उस तरीके से काम करता है। उसके अलावा लेंडर को अगर डैशबोर्ड देखना है अपना, तो बड़ा डिटेल डैशबोर्ड होता है, उसमें सब कुछ दिखता है, उसको कितना पैसा लगाया, कितना कमाया, कितना उसका डिले चल रहा है, कितना पैसा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट केस कितने के हुए हैं, ये सारा जो है बड़े डिटेल में जो है हम उसको दिखाते हैं। और यहाँ तक दिखाते हैं कि अगर आपने ज़्यादा पैसा बॉम्बे में लगा दिया और दिल्ली में कम लगाया, तो मुंबई में अगर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा-सा दिल्ली में लगाना चाहिए, और आपने कम लगाया दिल्ली या बैंगलोर में लगाया नहीं, और बैंगलोर का परफ़ॉर्मेंस अच्छा है तो आपको बैंगलोर, तो वो सब कोर्स करेक्शन के लिए भी जो है काफ़ी इंडिकेटिव रहता है। इंस्टीट्यूशन लेवल में हम जो है क्रिमिनल केस करते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं रिकवरी के लिए। ये स्टैंडर्ड है। हर कस्टमर जो 90 दिन के ऊपर हो जाता है उस पे हम क्रिमिनल केस एक्टिवेट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफरिंग है जो मैं निवेश के लिए हम लोग लेके आए हैं। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इनकम जनरेशन प्लान। इसमें क्या है कि अगर आप इंडिविजुअली पैसा लगाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको कस्टमर जो पिक करना होगा, जैसे आप लो रिस्क में लगाते हैं 10 से 12% के अंदर, तो आपको 100 कस्टमर अगर आप पिक करो तो आपको 10% बन जाएँगे, ओके, रिटर्न। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क में जाएँगे 13 से 18% में, आपको 1000 कस्टमर पिक करने पड़ेंगे। तो उसमें हो सकता है आपको 11.5% मिल जाए। अगर आप हाई रिस्क में जाएँगे 18 से 24% लगाएँगे, तो आपको 10,000 कस्टमर पिक करने पड़ेंगे। उसमें कोई आपको 12.5%, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क के हिसाब से आपका रिटर्न नहीं बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ना? उसका रीज़न ये है कि जब कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, तो आपका प्रिंसिपल भी उड़ जाता है, करेक्ट?
That's the reason you're not able to make. So it's not arithmetically it does not go. The default is geometrically in compared to the risk that you write. So इसीलिए अगर आपको 24% के ऊपर अगर लगाना है तो 1 लाख कस्टमर उठाओगे तभी जाके आपको 14% बनेगा। अगर आपने कम उठाया 100 उठाया सपोज तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। इस लॉजिक की वजह से, क्योंकि आम आदमी जो है इतने कस्टमर नहीं उठा सकता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसलिए हमने ये ऑटो इन्वेस्ट वाला जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक इनकम जनरेशन प्लान जो है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉन वॉलेटाइल स्टेबल रिटर्न हम लेंडर को देंगे। हम लोग अपना एनालिटिकल प्रोग्राम, बेस्ट एनालिटिकल प्रोग्राम चलाएँगे, जो पूरा डेटा और एनालिटिक्स के थ्रू लेवरेज करके हम इसको क्वालिटी बोरोवर्स को पिक करके कस्टमर का जो है टाइम बोरोवर को पिक करने का स्पेंड का जो है वो कम कर देंगे। बोरोवर के साइड में भी इसकी जल्दी पूर्ति होगी। बोरोवर जैसे ही आएगा, लिस्ट होगा प्लेटफॉर्म में, उसको खर्च से लोन मिल जाएगा, क्योंकि पैसा ऑलरेडी रहता है लेंडर का, तो खर्च से उसको लोन मिल जाएगा। तो उसको भी वेट आउट नहीं करना पड़ेगा कि हर लेंडर जो है थोड़ा करके 500,000 रुपए का पैसा लगा रहा है। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको सब कुछ दिखेगा, कैसे कर रहा है प्लेटफॉर्म, क्या परफॉर्मेंस है, ये सब दिखेगा। तो इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपको 12% फ्लैट मिलेंगे। ऑप्शन जैसे एफडी जैसे चलेगा ये, ऑप्शन इसमें 6 महीने का और 12 महीने का है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है आपको 6 महीने के बाद और 12 महीने के बाद मिलेगा, एंड ऑफ द टेन्योर मिलेगा, और इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। ओके, जो आप अगर आप रेगुलर प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फी लगती है। हर बोरोवर में अगर आप उठाते हैं तो आपका 1 से 1.5%, कभी 2% आपका कटता है। इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है वो। तो आपको जो है 6 महीने का और 12 महीने का प्रोग्राम है। तो जैसे आपने 10 लाख रुपए लगाए, तो 6 महीने के अंदर 11% आपने जो है ऑफ़र किया रिटर्न हमने। ग्रॉस रिटर्न जो है 7.3 बनाया है, मतलब 6 महीने के हिसाब से। और कुछ उसमें फ़ी नहीं है, जैसे मैंने बोला डिफ़ॉल्ट विफ़ॉल्ट जो होता है उसको एडजस्ट करके 5.5% जो है, 11% जो है हम देंगे। क्योंकि 10% में जो है 6 महीने में जो है 11% है। सिमिलरली यहाँ पे 12 महीने के अंदर जो है आपको 12% मिलेगा। यहाँ पे जो है ग्रॉस रिटर्न जो है सपोज़ 15% हमने बनाया, उसके बाद 15 में जो भी हमारा जो बनाएगा उसके जो है नेट। तो हम लोग अभी तो बहुत कंज़र्वेटिव है इसको लेके, अभी हमारा 15% तक पहुँचा नहीं है। बट अगर पहुँचता है तो उसमें जो भी होगा, थोड़ा-सा मार्जिन जो भी बनेगा वो हमारा बनेगा, बाकी जो है 12% ये जो है हम लेंडर को देंगे। ये हमारा इसमें प्रोग्राम का जो है वो है। सो बेसिकली जो हम अभी जो कर रहे हैं इसमें बहुत ही कंज़र्वेटिव पोर्टफोलियो बिल्टअप अप्रोच है हमारा। हम लोग अपने जो कस्टमर्स जो उठाएँगे वो अक्रॉस सेगमेंट्स उठाएँगे। बोरोवर मिक्स जो मैं आपको समझा रहा था पहले, डाइवर्सिफिकेशन रहेगा अक्रॉस सेगमेंट्स। हर टाइप का लोन हम उठाने की कोशिश करेंगे। हम बहुत क्लोज़ली इसको मॉनिटर करेंगे विद वेरियस डेटा सोर्सेज़। जो भी सोर्सेज़ से आ रहा है हमें कस्टमर, वो सोर्स अगर ठीक नहीं काम कर रहा है तो उसको हम हटा देंगे, और जो अच्छे सोर्सेज़ से उसको हम एनहांस करेंगे, तो वो क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। एनालिटिकली इसको चलाएँगे, स्ट्रैटेजी सारा जो एग्ज़ीक्यूशन सब एनालिटिकली होगा। एनालिटिकली चलाने का फ़ायदा ये होता है कि गलतियाँ कम होती हैं इसमें, बहुत ही कम गलतियाँ होती हैं। ना के बराबर होती हैं इनफैक्ट। और हम पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेट करेंगे। उसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोविड आ गया, और कोविड में अगर देख रहे हैं कुछ सेक्टर, कुछ इंडस्ट्री ठीक नहीं चल रही है, तो उसको हम रिकैलिब्रेट करेंगे। इसको हम जो है बोलेंगे बस इसको थोड़ा-सा ठीक करना है, ये प्रोफ़ाइल मत लें अब अंदर, ये प्रोफ़ाइल को हटा दें। इस टाइप के कस्टमर को नहीं लेते हैं, जैसे एयरलाइन्स वालों को नहीं लेंगे, होटल वालों को नहीं लेंगे, इन सब के कस्टमर को जो है हम नहीं लेंगे। तो वो सब हमने इंडस्ट्री अभी काट दी है कोविड के चलते। और दूसरा फिलॉसफी ये है इस अप्रोच का, इस प्लान का, कि जो भी पैसा हम हायर रिस्क में हम कमाएँगे, क्योंकि हाई रिस्क बकेट बोरोवर में भी जाएगा, उसका जो सारा जो अर्निंग होगा वो लो रिस्क में लगेगा। हम ग्रीडी नहीं होंगे कि मतलब हाई रिस्क में हम अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे इसमें बेसिकली, क्योंकि हमारा ये पहला फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अभी 80% ऑफ फेरसेंट का जो लेंडर पैसा जो डाल रहा है, इसी आईसीआईसीआई भी यही कर रहा है, क्यूब भी यही कर रहा है, एसएम सारे जो है इसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं। अभी परफॉर्मेंस डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ एसआईजीपी का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये थोड़ा डेटेड है। फ़रवरी, मार्च का भी है इसमें। तो अभी कुछ 50-55 करोड़ का हो गया है कॉर्पस पूरा। मतलब मार्च एंड तक का 55 करोड़ था। और ये चैनल वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग-अलग टाइप के जो सोर्सेज़ हैं, वो सोर्सेज़ के एक बोरोवर्स जो हैं उस वो है। थोड़ा और रिच हो गया है अभी, ये थोड़ा-सा डेटा पुराना है। पोर्टफोलियो मिक्स अगर आप देखें तो ये 12.5% पे अभी, मतलब 12.33% के ऊपर अभी है ये पोर्टफोलियो। और एवरेज टेन्योर जो है 25 महीने का चल रहा है इसमें, बोरोवर को जब देते हैं। तो जो अच्छे बोरोवर होते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, और जो खराब बोरोवर होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में, कोविड जैसे सिचुएशन में, अब अच्छे बोरोवर को भी आप शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं, क्योंकि
वो लोग लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेना पसंद करेंगे, अभी इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे, तो वो छोटा लोन लेना पसंद करेंगे अभी। तो अभी काफ़ी कस्टमर हमें मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, तो इससे हमारा ये जो रिटर्न होगा थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। ये सिबिल स्कोर है इनका, अभी एवरेज सिबिल स्कोर पूरे पोर्टफोलियो के अंदर साढ़े साढ़े 700 के करीब है, और एवरेज टिकट जो है 2.23 लाख है पर कस्टमर। तो ये भी सिग्निफाई करता है कि अच्छे सेट ऑफ कस्टमर है, जो पैसे जिनको ज़्यादा मिलते हैं वो अच्छे कस्टमर होते हैं। और स्प्लिट जो है सैलरी और सेल्फ प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड का जो स्प्लिट है 43-56 है, थोड़ा सा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ झुका हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, बहुत सारे लोगों को लोन मिलता नहीं है बैंक्स और एनबीएफसी से, छोटे लोन देते नहीं है बैंक्स। कलेक्शन का भी अभी तक ये है कि 98.65% है, 1.3 पेंडिंग है, उसमें से भी 90 डे के ऊपर कोई गया नहीं है। एक आध कोई केस 90 डे के ऊपर है, बाकी किसी पे भी कोई लीगल केस कुछ नहीं हुआ है, तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अब कोविड के चलते थोड़ा-सा मेरे ख्याल से कुछ केसेस जाएँगे 90 के ऊपर, बट जो 12% हमने जो प्रॉमिस किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वी आर वेल अहेड ऑफ दैट परसेंटेज। So this was the program, but it's important to also understand how do we mitigate risk. Okay, तो हमारी बोरोर जर्नी के अंदर जो है, क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ। डिजिटली हम कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, उसके बाद उसका सेगमेंट करते हैं, कस्टमर को सेगमेंट करते हैं। ये थोड़ा डीप डाइव है। सो सेगमेंट करने का रीजन ये है कि हमको जो खराब कस्टमर है उसको निकालना है। एक बार वो निकल जाता है, उसके बाद रूल इंजन चलाते हैं, उसमें वेरिएबल 200 वेरिएबल्स है रूल इंजन के अंदर, उस बेसिस पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं इसको कितना लोन देना चाहिए, क्या अमाउंट में देना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर वो वेरिफिकेशन वैलिडेशंस होते हैं, रिस्क मिटिगेशंस होते हैं। उसमें काफ़ी हमारे एपीआईज है जिसके थ्रू हम रिस्क मिटिगेशन करते हैं। उसके बाद फिर वीडियो वेरिफिकेशन और लैट लॉन्ग वो सब करते हैं, और उसके बाद डिसबर्सल होता है। मुझे एक बार यहाँ पे ना एक चेक लेना पड़ेगा कि टाइम कितना है हमारे पास, ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा 15 मिनट और लगेगा। जी, जी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं विनय जी। ओके, ओके। सो मैं इसमें ना 2-3 चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेगमेंटेशन बताता हूँ कस्टमर आने के बाद, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, कस्टमर डिजिटली ऑनबोर्ड होता है और ये सब इन्फॉर्मेशन देता है, ये सब हम वैलिडेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम सेगमेंट करते हैं। ये सेगमेंटेशन के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद थोड़ा-सा टाइम हम स्पेंड करेंगे रिस्क मिटिगेट कैसे करते हैं। जो हरा वाला जो है ना, वो मैं आप थोड़ा-सा आपको मैं ले जाऊँगा। तो ये सेगमेंटेशन पार्ट है। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम कस्टमर का ये समझने की कोशिश करते हैं, ये कौन है ये कस्टमर, ओके? ये कितने साल से ये ब्यूरो में है, इसकी विंटेज कितनी है? मतलब ये अभी अभी हाल आया है, 7 दिन पुराना कस्टमर है, पहली बार लोन लिया है, या ये 7 महीने से है, ये 7 साल से है, ये 17 साल से है। जितना ज़्यादा साल वो ब्यूरो में है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, उतना ज़्यादा डेटा मिलता है हमें, ओके? ऑल्सो ऑल्सो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, 700 है, तो ये 700 ऐसा तो नहीं है कि 800 से 700 में आ रहा है, या 750 850 से 700 पहुँचा हुआ है, कि ये 650 से 700 पहुँचा है। So I'd rather pick up a person who is going up than somebody who's coming down. Okay, so it's important, or someone who's been in the range of 750 to 700, for a long time. Okay, so it's important to understand not just a static score, but also how the score has behaved in the last 6 months. 6 महीने के अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है स्कोर में, वो देखना जरूरी है। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी प्रोडक्ट होल्डिंग क्या है, इसने इससे पहले क्या क्या लोन लिया हुआ, होम लोन लिया हुआ है, ऑटो लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड है उसके पास, टू व्हीलर लोन है, क्या है इसके पास। अगर उसने जो है होम लोन लिया 2 करोड़ का, और ऑटो लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपए का, और 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, वो कस्टमर अलग टाइप का होता है। और जैसे इसने टू व्हीलर लोन लिया हुआ है और उसके पास 25,000 का क्रेडिट कार्ड है, वो अलग टाइप का कस्टमर होता है। ओके? तो उसकी जो हैंडलिंग होती है अलग अलग होती है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, हमको उस हिसाब से कौन ज्यादा लेवरेज है कौन नहीं है वो समझ में आता है हमको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से। उसके अलावा प्रोडक्ट परचेज बिहेवियर, ये बड़ी नई चीज आई है, और बहुत सारे लोग जो है आजकल ये यूज कर रहे हैं, और लोगों को पता नहीं चल रहा है। ये बैंक्स और एनबीएफसी ये डेटा देख रहे हैं, पता नहीं मेरे को, लेकिन हम लोग ये बड़े बारीकी से देख रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर आजकल जितने भी ऐप्स हैं और ये सब हैं, आपको ना क्रेडिट दे रही हैं, पे लेटर कर रही हैं। वो बोल रही हैं अभी ले लो, 7 दिन बाद पैसे दे देना। अगर आपने नहीं दिया वो 7 दिन में पैसा, तो वो क्रेडिट वो पैसा है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो लोन में कन्वर्ट होता है, तो आपका ब्यूरो में उसका वो आ जाती है, लाइन आ जाती है कि आपने लोन लिया हुआ है। तो इस टाइप की जो कस्टमर जो बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग करते हैं क्रेडिट की, उनसे हम दूर रहते हैं। हम लोग को वो कस्टमर नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, आपने अगर लोन दिया कभी और उसने ये ह इसकी उसकी ये आदत अगर है, तो आपका आगे जाके लोन लेवरेज हो जाएगा, वो आपका ईएमआई नहीं देगा। इस वजह से हम इस कस्टमर को नहीं ऑन बोर्ड करते। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिहेवियर, ये इसमें क्रेडिट कार्ड बिहेवियर में अपने में एक साइंस है।
हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का क्रेडिट कार्ड बिहेवियर है इसका। ये रिवॉल्वर है या यूटिलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा करता है, कम करता है या बिल्कुल नहीं करता है? कितने क्रेडिट कार्ड है इसके पास? ये सब समझने की कोशिश करते हैं। और उसका स्पेंड का पैटर्न क्या है? किस टाइप का स्पेंड करता है? अच्छा स्पेंड करता है कि फिज़ूल खर्ची करता है? मतलब वो सब समझ में आता है ये देख के, क्रेडिट कार्ड बिहेवियर को देख के। उसके अलावा पेमेंट परफॉर्मेंस जो है उसका, जो सारे जितने लोन लिए हुए हैं इसने, अ पूरे लाइफ टाइम के अंदर उसका जी परफॉर्मेंस कैसी रही है? किसी में उसने कोई डीपीडी किया, मतलब किसी में 30 दिन बाद उसने पैसे दिए, 60 दिन बाद पैसे दिए, 90 दिन बाद, कब पैसे दिए इसने वापस? अगर वो डिले करता है बार-बार कस्टमर पैसे देने में, उन कस्टमर को भी हम ऑन बोर्ड नहीं करते। क्योंकि एवरी कस्टमर डिले कॉस्ट्स अस मनी, ओके? क्योंकि हमको फ़ोन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको चेज़ करना पड़ता है हमको, और वो कस्टमर आगे जाके खराब भी हो सकता है। इस वजह से इस टाइप का बिहेवियर वाला कस्टमर को हम ऑन बोर्ड नहीं करते। तो उसमें कुछ रूल्स हैं। उसके अलावा कोई कस्टमर बहुत इंक्वायरी करता है, ओके, बहुत सारे उसके दिखते हैं अगर ब्यूरो में कि बहुत सारे इंक्वायरी कर रहा है लोन के लिए, उन कस्टमर को भी नहीं करते। चांसेस ये है कि वो किसी का लोन ले रखा होगा, वो उसको परेशान कर रहा होगा, उसको पैसे देने के लिए जो है वो किसी को दूसरे को ढूँढ रहा होगा, उससे पैसे लेके उसको दो। तो उसका पर्पस आपका कुछ अपने अपना उद्धार करने का नहीं है, वो बल्कि वो लोन लेने का पर्पस ये है कि किसी और को चुकता करना है। तो उस कस्टमर को भी हम ऑन बोर्ड नहीं करते। तो ये जो ब्यूरो के अंदर जो नॉकआउट रूल लगाते हैं, वो ये है कि हम कोई एनटीसी कस्टमर, आज के डेट में कोई एनटीसी कस्टमर, कोई गोल्ड लोन कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं। कोई कस्टमर जिसने किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट किया, उसको नहीं ऑन बोर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी हो, किसी में उसने डिफ़ॉल्ट किया तो उसको नहीं ले रहे हैं। किसी भी कस्टमर में अगर 30 दिन से ज़्यादा पिछले 12 महीने के अंदर पेमेंट मिस किया है, तो उसको नहीं ले रहे हैं। भले या उसने 31st डे में दे दिया हो, वो कस्टमर भी नहीं आएगा हमारे प्लेटफ़ॉर्म। अगर किसी ने 90 दिन से ज़्यादा डिले किया है 24 महीने के अंदर, वो कस्टमर भी हमारे यहाँ नहीं आएगा। ईदर और नहीं है, ये सारे रूल लगते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं लिया है जो पर्सनल लोन नहीं है उसके, जैसे सिर्फ़ उसने होम लोन लिया हुआ है और कार लोन लिया हुआ है, हम नहीं देंगे उस कस्टमर को। उसको या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या पर्सनल लोन होना चाहिए। कुछ एक पर्सनल लोन का बिहेवियर हमको देखना ज़रूरी है बिफोर वी ऑन बोर्ड दोज़ कस्टमर्स। क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन बड़ा आसान है। 2 करोड़ का घर लेके, पेपर लेके आप 1 करोड़ का लोन देते हो किसी को, तो उसमें उसमें कोई रिस्क नहीं होता बैंक का। आप घर बेच के आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन में बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है लोगों का। इस वजह से ज़रूरी है पता करना कि इसने कोई लोन लिया है कि नहीं, पर्सनल लोन, और उसका बिहेवियर कैसा है। तो अगर नहीं लिया है तो उन कस्टमर को हम ऑन बोर्ड नहीं करते। उसके अलावा कोई भी कस्टमर का अगर डबल पैन कार्ड दिखे तो हम नहीं लेते हैं, ये फ्रॉड केसेस होते हैं। और किसी कस्टमर का खूब सारे नंबर होते हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर स्विच करते हैं, अगर कलेक्शन वाले फ़ोन करते हैं इनको तो मोबाइल नंबर स्विच करके बैठ जाते हैं, इस वजह से इनका अलग-अलग नंबर रहता है। इस टाइप के कस्टमर को भी हम ऑन बोर्ड नहीं करते। और कस्टमर जिनके एड्रेसेस होते हैं बहुत सारे, अगर ब्यूरो में दिखता है इसके मल्टीपल एड्रेस है, मतलब 2 साल या 3 साल के अंदर उसने जो है 5-6 एड्रेसेस चेंज किए हैं, इस टाइप के कस्टमर भी हम नहीं करते ऑन बोर्ड। क्योंकि ये बहुत शिफ्टिंग कस्टमर है, इसको लोन दोगे आज तो वो पता नहीं वहाँ घर छोड़ के किसी दूसरे घर पहुँच जाएगा, तो हम ढूँढते रह जाएँगे उसको, अगर हमको कलेक्शन वाले को अगर उसको दौड़ाना है उसके पीछे। मोबाइल नंबर बंद कर देगा, चेंज कर देगा। इस पैटर्न में दोनों चीज़ें होती हैं, अगर जिसका एड्रेस चेंज ज़्यादा होता है, उसका मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो ये है, सेगमेंट करते हैं और वो कस्टमर को सारे को निकाल देते हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। उसके बाद ये रूल इंजन में जाता है। रूल इंजन में इनका जो डेटा है वो एसेस होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब में सब पैरामीटर्स होते हैं, सब में एक वो रहता है, स्कोर रहता है। ब्यूरो का डेटा हो गया, बैंक का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंक के डेटा में हम बहुत कुछ देखते हैं। अ, उसके अलावा फैमिली डेटा, वर्क डेटा, कितने साल से काम कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या उसका मैरिटल स्टेटस है, बच्चे कितने हैं। उसके बाद लैट लॉन्ग कहाँ रह रहा है, किधर किधर से, ये हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पिक करते हैं। अ, उसके अलावा एजुकेशन डेटा, उसके लिंक्डइन, विंडिंग, सोशल फुटप्रिंट जो है उससे पता लगाते हैं। ट्रांज़ैक्शन डेटा, यूटिलिटी बिल, चेक बाउंस, ये सब पता चलता है इससे। सो ये सारा डेटा सोर्सेज़, यहाँ से यहाँ तक डेटा सोर्सेज़ जो है मैंडेटरी है लोकेशन तक का। यहाँ से नॉन मैंडेटरी है, पार्टनर्स, कई पार्टनर्स लेके आते हैं डेटा, और एसेस करके हमको इस रूल इंजन में डाल के हमको एसेस करना पड़ता है। The whole idea of this rule engine is to understand the risk and the fraud of the particular customer. Basis that, if there is a fraud, it will reject. Basis that risk, it will evaluate and tell that this customer has to be this much of, जिसमें हम इतना लोन दे सकते हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और ये इतने टेन्योर के लिए। ये वो कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जो आ रहे हैं, सेगमेंटेशन के बाद जो कस्टमर आ रहे हैं। और इससे पहले एक टेक्नोलॉजी का नॉकआउट रूल रहता है, जो मैंने बोला था 4-5 कंडीशन होते हैं, उसमें से जैसे 700 के नीचे अगर होगा तो नहीं लेंगे हम, अगर इनकम इतनी कम होगी तो नहीं लेंगे, किसी सिटी से आ रहा है नहीं लेंगे,
अगर एक पर्टिकुलर एज के नीचे तो नहीं लेंगे। वो सब के बाद जो है कस्टमर यहाँ पे आता है, यहाँ सेगमेंट लगने के बाद यहाँ पे नॉकआउट होने के बाद जो है यहाँ पे आता है, यहाँ से भी नॉकआउट होता है कस्टमर, उसके बाद आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में जो है हम मिटिगेशन वाला काम करते हैं, जो एपीआई से थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। वो ये करते हैं कि हम आधार, ये तो बताया था मैंने, आधार में और ये सब हम जो है देखते हैं कि आइडेंटिटी चेक करने के लिए बंदा वही बंदा है ना जो भैया हमको मांग लोन लेने के लिए हमारे सिस्टम में आया और वही डेटा दिया है, तो वो वैलिडेट होता है। उसका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वैलिडेट होता है ईपीएफ इससे। ईपीएफ के साथ हमारा, प्रोविडेंट फंड वालों के साथ हमारा टाई अप है, और उसके थ्रू हम उसका डेटा पिक करते हैं और ये पता कर लेते हैं कि ये कहाँ काम कर रहा है, वहाँ कहाँ से इसको पीएफ मिल रहा है, पीछे कितनी कंपनीज उसने बदली है, चेंज, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर चेंज किया तो हमारे लिए अलर्ट होता है वो। तो हो सकता है हम डिसाइड कर लें कि वो कभी-कभी आधा पीएफ गिरा है सपोज किसी के अकाउंट में, तो उससे हमें पता चलता है उसकी नौकरी चली गई, तो उस कस्टमर को हम नहीं देते लोग। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एक अच्छा एपीआई है, इससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर जिस इंडस्ट्री से आ रहा है, जो टाइप का जॉब कर रहा है, ओके, और किस कंपनी में काम कर रहा है, कि इसकी नौकरी कब जाएगी, ओके, ये कंपनी ये काम करती है, ये समझाने की कोशिश करती है। तो नौकरी जाने का मतलब ये नहीं कि मतलब अगले को निकाल दिया जाएगा, कई कंपनी ऐसे होती भी हैं, बट नौकरी जाने का मतलब ये कि वैसे ही चर्न होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चर्न में जो एक एग्जांपल हुआ, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में बहुत चर्न होता है, ओके, कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके। नाउ so you have to be giving short term loan to a call center industry employee, and you can give a long term loan to a manufacturing. अब कंपनी में आते हैं। कंपनी के अंदर अगर मैं कॉल सेंटर कंपनी में लेता हूँ, तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर जो है, उसमें ज़्यादा चर्न रहता है कंपेयर टू अ, इंटरनेशनल केपीओ, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, उसमें कम चर्न रहता है। ठीक है? तो ये कंपनी पे हो गया। जॉब टाइप में डोमेस्टिक कॉल सेंटर के अंदर जो टेली कॉलर होता है, उसका जॉब जो चर्न ज़्यादा होता है कंपेयर टू समवन हू इज़ वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके? Now you understand the difference between the churn and the job loss and the ability of the chances of the person getting another employment. This company does that job. They do very beautiful. So when the customer puts the information of their employment, we get that. Okay? तो ये API वो काम करता है। ये कंपनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रही है। ये लोकेशन इंटेलिजेंस पिक करती है। ये जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो जगह का प्रॉस्पेरिटी कितना है, उसको वो असेस करता है। पहले क्या होता था, ये बैंक्स जो है पिन कोड का इस्तेमाल करते थे। अभी पिन कोड जो हिस्ट्री हो गया है, क्यों पहले क्या लोगों के पास कंप्यूटर होते थे, डेस्कटॉप होते थे, और जो छोटे जो जो छोटे जो झुग्गियों में या इस टाइप के जो रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, उनके पास नहीं होता था। तो बैंक को ईज़ी था, इस पिन कोड में है तो अच्छा सोसाइटी है और ये अच्छा कस्टमर होगा करके। अब क्या है, स्मार्टफ़ोन के थ्रू सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब आप सड़क पे जाएँगे तो इस तरफ जो है हाई राइज़ बिल्डिंग होगी, बहुत अच्छे-अच्छे लोग रहते होंगे, पैसे वाले, और जो जिनका जिनका इनकम अच्छा होगा, और दूसरी तरफ, उसी रोड की दूसरी तरफ स्लम्स होगा, ठीक है? अभी उधर से कोई अप्लाई कर देगा तो पिन कोड तो कॉमन है, ओके? आप लोन दे बैठेंगे उनको। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये इंटेलिजेंस जो है आपके काम आता है। ये इंटेलिजेंस क्या करता है कि कस्टमर का पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे रहता है, उसका जो है जियो टैगिंग करके उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये यहाँ रहता है। जैसे कोई अपार्टमेंट है तो यहाँ रहता है, तो उस अपार्टमेंट का जो है प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स वो बता देता है। वो कितना कितना उसका इनकम है उस पर्टिकुलर एरिया का, कितना वो एवरेज कार ओनरशिप है या टू व्हीलर ओनरशिप है, उस टाइप से जो है ना डिटेल में बताता है। और दूसरी तरफ अगर झुग्गी तरफ जाएगा या स्लम की तरफ जाएगा तो बता देगा कि जो है इसमें जो है कार ओनरशिप 0 है, इसमें जो है एवरेज इनकम जो है इतनी है। तो आपको एक सेंस लग जाएगा कि मतलब यहाँ पे आपको नहीं देना है, लेकिन उधर देना है जहाँ पे आपका प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स अच्छा है। तो ये लोकेशन इंटेलिजेंस, ये ना बेसिकली इट्स अ लेयर ऑन टॉप ऑफ गूगल मैप। गूगल मैप के ऊपर इन्होंने अपना लेयर बनाया है, और हर एरिया को स्ट्रीट लेवल, अपार्टमेंट लेवल में जाके इन्होंने इसको डिकोड किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इस पे। ये लॉजिस्टिक कंपनी वाले भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं इनका लोकेशन इंटेलिजेंस वालों का। अभी मेडिकल सर्विस वाले में, कोविड वार्ड में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है इनका। उसके अलावा एसएमएस डेटा, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, ये सब भी देखते हैं। जैसे मोबाइल विंटेज हो गया, डिवाइस इन्फॉर्मेशन हो गया, मतलब किस टाइप की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, 7,000 का यूज़ कर रहे हैं, 70,000 का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल विंटेज कितना, आप 7 महीने से यूज़ कर रहे हैं कि या 7 दिन से यूज़ कर रहे हैं कि 7 साल से यूज़ कर रहे हैं, ओके?
एसएमएस में काफ़ी डेटा आता है, उसको भी उससे भी वैलिडेट होते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप 70,000 का फ़ोन कर रहे हैं यूज़ इस्तेमाल और आपका 7 दिन का विंटेज है और कंपेयर टू अ पर्सन हू हैज़ 7,000 का फ़ोन बट हैज़ अ मोबाइल विंटेज ऑफ 7 इयर्स। I'd rather want to lend to someone who has a 7-year vintage of mobile because it's more stable than someone who has a इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 70,000 वाले फ़ोन 7 दिन के मोबाइल नंबर वाले को नहीं दूँगा लोन, वो नहीं है इसका मतलब। मैं पता करूँगा भई इसने मोबाइल नंबर क्यों चेंज किया है? हो सकता है उसने शहर आया हो नया, हो सकता है उसने नया नंबर लिया, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन या बाकी सारा सब सही है उसका, तो हो सकता है मैं लोन भी दे दूँ उसको। लेकिन एज़ एन इन्फॉर्मेशन समवन हू हैज़ मोबाइल विंटेज मोर इज़ अ बेटर कस्टमर देन समवन हू हैज़ मोबाइल में व्हिच इज़ वेरी रिसेंट, राइट? उसके अलावा बैंकिंग बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेवरेज चेक करते हैं, फ्रॉड चेक करते हैं, एक कार्ड बी करके कंपनी है उसके थ्रू हम लोग बैंक स्टेटमेंट पास करते हैं, उसके थ्रू हमारा सारा बिहेवियर, बैंकिंग बिहेवियर उसका सैलरी क्रेडिट, बाउंस-वाउंस सब पता चलता है और वो स्पेंड को भी कैटेगराइज़ कर देता है गुड, बैड, अगली वाले स्पेंड को। गुड स्पेंड हो गया आपके बच्चों के स्कूल के एजुकेशन देना, बैड स्पेंड हो गया जैसे आपने जो है ₹8,000 के जूते खरीद लिए। ठीक है? 2000 में भी काम चल सकता था, 8000 के जूते खरीद लिए, बैड स्पेंड है वो। और अगली स्पेंड वो हो गया जो आपने जो है किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में जो 3 पत्ती टाइप की कंपनी में आपने लगाया, वो बैड एक्सपेंस हो गया। तो ये सब आपको कैटेगराइज़ करके देता है। तो जो कस्टमर का बैड एक्सपेंस और अगली एक्सपेंस ज़्यादा होता है, उन कस्टमर को हम नहीं फंड करते हैं। उसके अलावा पेनिट्रेशन हम लोग जो है ब्यूरो का 2 से करते हैं, 1 से नहीं करते हैं क्योंकि ब्यूरो में रिपोर्टिंग जो करते हैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज़ में काफ़ी डिले होता है, इस वजह से 2 ब्यूरो का बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा एपीआई है, हम लोग दोनों ब्यूरो के साथ एपीआई लिंक्ड है हमारा इनफैक्ट 3 के साथ है। सिविल, क्रिफ और एक्सपीरियंस तीनों के साथ हम काम करते हैं। तो ब्यूरो इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चलता है कि मैं दूसरा नहीं देखा, पता चला कि इसी महीने उसने डिफ़ॉल्ट किया है और दूसरे ब्यूरो में रिपोर्ट नहीं हुआ, इस ब्यूरो में रिपोर्ट हुआ है, तो 2 ब्यूरो देखने से ही पता चलता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको वो करें, 2 ब्यूरो की तरफ से देखें, 2 और हम कस्टमर को सिर्फ लोन देने तक नहीं देखते हैं ब्यूरो, उसके लोन देने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। जाके देखते हैं हर मंथ, हर 3 महीने में एक बार ज़रूर जाके देखते हैं कि कितने इसने और इंक्वायरी तो नहीं करी, इसके कोई नए लोन तो नहीं आ गए, इसका स्कोर क्या ऊपर चढ़ा के नीचे गया। उस बेसिस में हम जाके उसको और लोन देने की बात करते हैं या उससे इनपुट कलेक्शन टीम को देते हैं, भाई इसका लोन अगर एक और आ गया है, उसकी ट्रेड लाइन जो है लेवरेज हो गई है, इसका स्कोर मूवमेंट नीचे जा रहा है, किसी किसी एनबीएफसी में उसने कम दिया है पैसा या पेमेंट-वेमेंट कम करा है, तो वो कलेक्शन टीम के पास जाता है वो करने के लिए उसको मिटिगेट करने के लिए। वीडियो वेरिफिकेशन जो हम करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पुराना टाइम खत्म हो गया है, घर पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कस्टमर को जियो टैग करते हैं, लैटलॉग इन्फॉर्मेशन उसका उठाते हैं, उसको रियल टाइम ये व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होता है ये या कोई भी वीडियो कॉल के थ्रू होगा। उसका रियल टाइम सेल्फी उसको बोलते हैं देने को, उसी टाइम कॉल पे बोलते हैं सेल्फी खींच के देने को। वो सेल्फी लेके हमको देता है और वो जो है आधार का जो डेटा है, जो हमको मिला था उसके स्टार्टिंग में, उसके थ्रू इसको वैलिडेट करते हैं। उसका डेटा आधार का जो फ़ोटोग्राफ है और उसका सेल्फी का फ़ोटोग्राफ के साथ हम इमेज मैच करते हैं और अगर 60% के ऊपर है, तभी ये कस्टमर आगे बढ़ता है, नहीं तो कस्टमर ड्रॉप हो जाता है। अगर मैच नहीं हो रहा है फेस, तो मतलब वो कस्टमर नहीं है जिस कस्टमर से हमने जर्नी चालू करी थी। और उसके बाद अगर 90% के ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका सेल्फी इमेज इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आधार पिक्चर के साथ इतना मैच नहीं कर सकता। तो वो भी कभी-कभी फ्रॉड होता है। तो हमको सबको पता है हमारे आधार पिक्चर में हम कैसे लग रहे हैं दिखने में। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ दैट एनीथिंग बियॉन्ड 90% इज़ आल्सो अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। ओके, इट्स नॉट नॉट जस्ट जस्ट 60 और 90 के बीच में उसके ऊपर जो भी फ्रॉड हो सकता है। इस वजह से हम उसका भी ध्यान रखते हैं। ये एक बार पास हो जाता है फेस मैचिंग, तो एक वीडियो में ही कस्टमर में इंटरव्यू होता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं किसके लिए क्या किस वजह से ये वेरीफायर जो है सवाल पूछता है, आपको लोन क्यों चाहिए, क्या चाहिए? उसको बोलता है रियल टाइम अपना आधार दिखाइए करके। तो उसको आधार दिखाना होता है, पैन कार्ड दिखाना होता है और इसके पास ये डेटा ऑलरेडी है, जो वेरीफायर है उसके पास आधार डेटा, पैन कार्ड सब डेटा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसने डाला था ये सब। उसके बाद फिर इसको बोला जाता है कि रेज़िडेंस का वेरिफिकेशन के लिए इसको वीडियो टूर करो करके अपने घर के अंदर। तो वो घर के अंदर जो है अपना वीडियो दिखाता है। अपना घर दिखाता है, किचन दिखाता है, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ दिखाना पड़ता है उसको। तो आपका जो किचन काफ़ी चीज़ें बोलता है, अगर आपका किचन लोडेड है, सामान सब रखा हुआ है, चीज़ें हैं वहाँ पे, इसका मतलब आप थोड़े स्टेबल हो। अगर बहुत कुछ सामान-वामान है नहीं, ज़्यादा हल्का-फुल्का रखा हुआ है, इसका मतलब आप आजकल में निकल जाओगे।
तो वो सब पता लगता है, जो नॉर्मली अगर आप किसी बंदे को भेजोगे तो वो ड्राइंग रूम से आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये खुद ही बंदा जो है अपना वीडियो रूट टूर करता है, बाहर भी जाता है, बाहर से भी दिखाता है अपना घर। ये सब करने के बाद उसको बोला जाता है कि वो लोकेशन को जो है व्हाट्सएप के अंदर हमें भेजें करके। तो आप व्हाट्सएप से लोकेशन भेज सकते हैं, या तो वो जो है जियो टैग करें करके। उसने डाली थी इनिशियली, उसे मैच करी कि नहीं। ये सब मैपिंग होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, अगर ये सैटिस्फाइड वेरीफायर, तो ई-नैक का जो प्रोसेस है वो कराता है वो। उससे बोलता है कि एक एसएमएस ट्रिगर करके बोलता है कि आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के बीच में ऑप्शन है। ये चूज़ करने के बाद उसको डिटेल्स डालने पड़ते हैं अपने, और एक सक्सेसफुल पेज आता है और उसका नैक सेटअप हो जाता है। नैक का मतलब ये होता है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से हम पैसे खींचेंगे ईएमआई के। इसके बाद जो है पैसे हम डिस्बर्स करते हैं, लेकिन पैसे डिस्बर्स करने से पहले एक पेनी ड्रॉप करके एक चीज़ होती है, वो हम करते हैं कि हम ₹1 डाल के देखते हैं उसके अकाउंट में, और वो अकाउंट में डाल के हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बंदा कौन है। ये वही बंदा है ना जिसके अकाउंट में मैं पैसे डाल रहा हूँ, जिसने लोन की मेरे साथ जर्नी चालू करी थी। ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये बंदा कोई और है और अकाउंट में किसी और के डाल रहा हूँ पैसा। ये काफ़ी पहले होता था, अभी बैंक्स एनबीएफसीज़ का अभी भी होता है शायद मेरे ख्याल से। तो मियाँ जो है अपना पूरा सॉरी बीवी अपना क्रेडेंशियल्स करती है और मियाँ के अकाउंट में पैसा जाता है। तो ये हम लोग नहीं करते हैं अभी। तो अगर आप बीवी का क्रेडेंशियल्स किया है या वाइफ का किया है, तो वाइफ के ही जाता है, हस्बैंड के नहीं जाता है। अगर हस्बैंड करना है तो हस्बैंड को अपना डेटा देना पड़ेगा, तभी वो हस्बैंड के अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। हमारा कलेक्शन भी एनालिटिक्स के थ्रू होता है। जो डेडिकेटेड टीम है जो 30 डेज़, 60 डेज़ अलग-अलग टीम है। 0 टू 30 में हम लोग नॉर्मली गर्ल्स रखते हैं, 30 टू 60 में गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। 60 के ऊपर जो है 60 के ऊपर मेनली बॉयज़ हो जाते हैं, 90 के ऊपर तो सिर्फ बॉयज़ ही हैं, और लीगल वाले जो लोग हैं और जो आउटसाइड एजेंसीज़ जो हैं वो लोग बात करते हैं। तो ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि हर कस्टमर को रूडली और थोड़ा जम के बात करने का नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने 0 टू 30 में बहुत प्यार से बात करते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे टोन बदलती है, जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, कस्टमर के पैसे देने नहीं दे रहे। जो भी कस्टमर डिले करता है उसका केवाईसी हम फिर से करते हैं, स्टार्टिंग में कर देते हैं, 0 टू 30 डेज़ में ही कर देते हैं, ताकि आगे जाके कस्टमर बात करना बंद कर दे उससे पहले कि करंट केवाईसी दे दें। करंट जियो टैगिंग दे दें कि कहाँ रह रहा है, अभी कहाँ काम कर रहा है, वो सब हमें मिल जाए अभी। उसके बाद फिर हम जो है इसको कलेक्शन को हम एनालिटिकली भी काफ़ी इसमें काम करते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग हो गए हमारे। कब ये आगे जाके कब चांसेस है इसके डिफ़ॉल्ट होने के। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन आपने देखा इस महीने जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड आपका जो है एकदम से गिर गया। इसका मतलब ये है कि जैसे 20,000 की क्रेडिट कार्ड स्पेंड थी, एकदम से 2,000 हो गई। इसका मतलब ये है कि इसकी नौकरी जाने वाली है, या ये सोच रहा है इसकी नौकरी जाएगी। तो ऐसे कस्टमर में हमको अलर्ट रहना चाहिए। उसके अलावा बिहेवियर जो उसकी जो पेमेंट बिहेवियर है, दूसरे एनबीएफसीज़ को उसने देना बंद कर दिया किसी एक को, और हमें बराबर दे रहा है लेकिन किसी और को देना बंद कर दिया, वो देखना ज़रूरी है। तो कल को हमको भी देना बंद कर देगा, तो हमको उसमें पहले से जो है इसमें प्रेशर बना के रखना पड़ता है। उसके अलावा ब्यूरो के अंदर हमको ये भी देखते हैं कि अगर इसकी कोई फॉरेन मूवमेंट या नया एड्रेस आया है, कोई नया नंबर आया है, मोबाइल नंबर। फॉर ये होता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन है उसकी लोन की, अगर कोई नया लोन आ गया है, तो उसकी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है। तो वो अगर बढ़ जाती है तो हमारे लोन लेवरेज हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा और प्रेशर डालना पड़ता है टू मेक श्योर दैट। तो ये सारी जो चीज़ जो हैं हम जो पहले से कर लेते हैं ताकि आगे लेवरेज होने से पहले हमें कस्टमर को पुश करके हमारा अपना पैसा निकालना है। तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है कि अगर कस्टमर डिले करता है या कुछ करता है, तो हम लोन रिकॉल नोटिस भेज सकते हैं। और उसका मतलब ये होता है आपको सारे पैसे एक साथ हमको वापस करने पड़ेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा रखा हुआ है। हमारे हिसाब से अगर आपने उसने पैसे नहीं दिए तो हम लोन रिकॉल नोटिस भेज सकते हैं। तो वो लोन रिकॉल नोटिस का डिसीजन भी इस बेसिस में होता है कि कैसा वो उसका परफॉर्मेंस और आगे जाके जो है लाइक्लीहुड ऑफ डिफ़ॉल्ट कितना है, इस बेसिस में हम उसको लोन रिकॉल नोटिस भी भेजते हैं। स्किप साइंस के बारे में तो सब सब जानते ही हैं। पहले नौकरी और फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू होता था। ये वो कस्टमर है जो गायब हो जाते हैं। तो वो क्रिफ के थ्रू अल्टरनेटिव डेटा कॉन्टैक्ट नंबर निकल जाते हैं। मैंने बोला था स्क्रबिंग के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब आजकल मिल रहा है। पीएफ के थ्रू पता चलता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चले जाओ तो हमको पता चल जाता है। कंपनी के एचआर को फ़ोन कर दो नए जॉब वाले को, एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा आपको किस लोकेशन में काम कर रहा है वो। जीएसटी में भी काफ़ी डेटा आ गया है आजकल। बिज़नेस बॉरोवर में जीएसटी डेटा से काफ़ी हम पता कर सकते हैं कि बिज़नेस कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जो हम नहीं देते, ये भी डेटा खुल गया है। काफ़ी डेटा भी खुल गए हैं, जिससे कि आपको कस्टमर को भी भागना बड़ा मुश्किल हो गया है। थैंक यू। तो अब मैं जो है थोड़ा-सा इसको ओपन कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन्स हो तो मैं आई विल बी हैप्पी टू टेक। Well, thank you so much, Vinay ji, for this wonderful, wonderful session. And थैंक यू। हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं।
एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है करंट टाइम्स में। जैसे आपने बताया अभी एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोवर्स एंड लेंडर्स मिल रहे हैं। करंटली हमें अभी करंट सिचुएशन पता है, कोविड के टाइम्स पे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है और दे माइट हैव लॉस्ट देयर जॉब या फिर कुछ डिफिकल्टीज का सामना कर पा रहे हैं अभी, राइट? सो ऑफ कोर्स एक ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा सोर्स साबित हो सकता है। जिन लोगों के पास पैसा है वो उन्हें लेंड कर दें प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड उस पे एक इंटरेस्ट इनकम अर्न कर लें। एंड साथ ही साथ इट्स लाइक जो लेंडर है उसका भी फायदा है, बोरोअर है उसका भी फायदा है, करेक्ट। राइट? सो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रिसीव हो चुके हैं एंड आई विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस जो श्योर। हमारे पास अभी रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आपने इतने सारा हमें अभी क्राइटेरिया बताया जिसको हम लोग चेक इन करते हैं, तो सिबिल स्कोर की क्या मिनिमम लिमिट रहती है इसके रिगार्डिंग? 700 है अभी लिमिट हमारी, ओके, 700 के ऊपर होना जरूरी है। उसके नीचे हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं करते वो ओके, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है, 700 के नीचे कोई भी आता है तो रिजेक्ट ही हो जाता है। ओके। एंड करंटली आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस है या चार्जेस हैं? हाँ, बोरोवर की रजिस्ट्रेशन फी है 500 रुपीज और ओके, लेंडर की रजिस्ट्रेशन फी है 1000 रुपए। ओके। हमारी तरफ से काफी सारे एजेंट की ये रिक्वेस्ट आई थी कि क्या हम इस फी को वेव ऑफ कर सकते हैं? हाँ, वो कुछ है, हमने बात किया है निवेश से, वो वेव ऑफ का कुछ कुछ है, मतलब मिनिमम नंबर इतने हो जाएंगे तो वेव ऑफ हो जाएगा। एक्सीलेंट। एंड ऑल्सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम इस प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं एसजीआईपी? इस प्रोडक्ट में जो है 1 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश के लिए हमने कम करके 50,000 कर दिया है। इंटरेस्टिंग। एंड आपने हमारे साथ एक नोट शेयर किया था, आपके टीम की तरफ से हमारे पास एक नोट आया था जिसमें एसजीआईपी के ऊपर काफी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। उसमें एक पॉइंट था परफॉर्मेंस लिंक्ड फी ऑफ द लेंडर। तो हम समझना चाह रहे थे कि ये जो फी है ये किस फी को डिस्कस करना चाह रहे हैं इसमें हम लोग? सी, परफॉर्मेंस लिंक्ड फी का मतलब ये है कि हमारा जो फी है, हम्म, हम लेंडर से डायरेक्टली चार्ज नहीं करेंगे। हमारा जो फी है वो हम तभी बनाएंगे जब परफॉर्मेंस होगी इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की। हम्म, सो फॉर एग्जांपल, अगर अभी अगर 12.5 13 के बीच में अगर चल रहा है और ये जैसे 15 हो जाता है हम्म, या 14 हो जाता है, जो जितना भी हो जाता है, तो ये जो 2% एडिशनल जो है वो हमारी फी होगी। ओके, लेकिन अगर ये सपोज 12 ही रहता है या 11.5 हो जाता है, तो ये सारा जो है लेंडर को ही जाएगा, हमें कुछ नहीं बनेगा। ओके। So it is important for us to perform in this, for us to make money. एंड व्हाट आर द रिस्क पैरामीटर्स इन दिस? जैसे आपने बताया इसमें एक फ्लैट रेट 12% का ऑफर हो रहा है। सो डू हम्म। यू स्टिल थिंक इसके अंदर कुछ रिस्क पैरामीटर्स हैं जो आ सकते हैं या डिफॉल्ट के थोड़े देखो, बहुत रिस्क चांसेस हैं? पैरामीटर जो है, हाँ, रिस्क पैरामीटर जो है, हिस्टोरिकली अगर डेटा देखेंगे तो फेयरसेंड ने कभी भी एग्रीगेट लेवल में 13.5% से कम रिटर्न लेंडर्स को नहीं दिया है। ऑन एन जी। एवरेज वी हैव गिवन 13.5% रिटर्न टू द लेंडर. We have devised this product at 12%, keeping 1%, 1.5% below this thing. Now the thing is, even at that, okay, we are going to be on top of it. जो भी default या जो भी volatility होगी वो ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी, ऊपर ही होगी, okay? हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे लेंडिंग प्रोडक्ट है, अगर मैक्रो लेवल में अगर पूरे इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है सपोज, और अर्थव्यवस्था अगर ठप हो जाता है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, तो हम्म, हमारे कस्टमर के भी रीपेमेंट कैपेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। तो हो सकता है 12%, 11% में आ जाए, 10% में आ जाए, जो भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा पैसा आपका, वो नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पूरे एग्रीगेट लेवल में प्ले करता है। हम्म, जितना भी पैसा जो बनेगा वो इक्वली सब में बटेगा, वो ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, वो ऐसा नहीं। सो वो नेगेटिव होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन उम्मीद ज्यादा ये है कि 12% के ऊपर ही बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कोविड का जो है ये सिर्फ एक 1-2 महीने की बात है। तो जो भी कस्टमर का, अगर इन दौरान भी अगर जो कस्टमर हम ऑनबोर्ड करते हैं, हालांकि हमने वो सब बंद कर दिया है जो कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कोविड से, अगर होता है तो वो ये कस्टमर इतने अच्छे हैं कि अगर हो जाएगा तो कल को अगर उनको दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो वो लोग रीपेमेंट करना चालू कर देंगे। हम्म, तो पोर्टफोलियो जो है काफी फ्रैगमेंटेड है, काफी खूब सारे कस्टमर को लेके बनाया गया है। वो ऐसा नहीं कि एक जो है आप किसी एक पर्टिकुलर किंगफिशर एयरलाइंस को दे दो पैसा, ऐसा नहीं है कि वो डूब गया तो आपका सारा पैसा खराब हो गया, ऐसा नहीं जी। है।
लाखों लोगों को दे रहे हैं और उन लाखों लोगों की नीयत खराब नहीं हो सकती, पहली बात। क्योंकि देश नहीं चलता अगर सारे लोगों की नीयत खराब होती तो, ठीक है ना? हम्म। सो लोग अपना काम करेंगे, अपना तरक्की करना चाहेंगे, अपना पैसा कमाना चाहेंगे और उन्होंने लोन लिया है आगे बढ़ने के लिए और उस लोन का जो है पैसा भी चुकता करना, कोई नहीं चाहता कि उसके अपने ज़िंदगी के अंदर कोई क्रिमिनल केस हो, ये सब हो। तो उस वजह से वो सब थोड़ा-सा वो लोग कॉन्शियस होते हैं। वो क्रेडिट कॉन्शियस कस्टमर वो होता है ऐसा अच्छा। उसको जी। आगे भी लोन लेना होता है, उसको होम लोन लेना होगा, उसको कार लोन लेना, वो मिलेगा नहीं अगर एक लोन खराब हो जाता है। तो वो थोड़ा कॉन्शियस होता है, तो वो उसी टाइप के कस्टमर हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ओके। एंड ऐसे केसेस में फेयरसन की क्या क्रेडिबिलिटी है और अभी तक आपका क्या डिफ़ॉल्ट रेट रह चुका है? सो इसके ऊपर आप इसमें कुछ इसमें इसमें आपको दिखाया मैंने प्रोडक्ट में कि इसमें हार्डली एनी डिफ़ॉल्ट है। कुछ हुँ, क्रिमिनल केस कोई नहीं हुआ है इसमें। हुँ, 90 दिन के अंदर ही ये सारे, 1 आध 2 कुछ केसेस है शायद मेरे ख्याल से अभी 90 दिन के ऊपर। उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि कस्टमर अच्छा है। हुँ, और ये मैं कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट लॉन्च की ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। राइट, 6-8 महीने हुए हैं। कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ। पिछले कोविड जब हुआ था तब हमने इसको वो किया था और अक्टूबर में हमने इसको लॉन्च किया था। अक्टूबर से जो है अभी तक का ये प्रोग्राम चला है। तो वी हैव नॉट सीन अ मेजर नॉन पेमेंट ऑफ द कस्टमर्स। ओके। एंड जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट के पास एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी कि एक स्टेटमेंट आ जाता है बाय द नेक्स्ट डे। सो फेयरसन की अगर हम किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो डू वी गेट अ सिमिलर डॉक्यूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रूफ? आपको आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका एक आपको वो मिलेगा रिसीट टाइप का जो है और परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है आपका, आपने कितना इंटरेस्ट कमाया उसका एक रिसीट है। तो और वो आपको ये जो मिलेगा। रिसिप्ट है, ये कितने टाइम में इन्वेस्टर के पास पहुँच जाता है? वो ऑनलाइन रहता है, वो तो आप जब निकालना निकाल सकते हैं। ओके। ये मतलब जैसे ही वो शायद मेरे इन्वेस्टमेंट ख्याल हो से हाँ, वो ईमेल में भी भेजते हैं ओके, कस्टमर को, बट वो आपको सिस्टम में भी दिखता है, आपने कितना लगाया। ओके। तो जैसे ही किसी ने आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, वो लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी देख सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट देख सकता है। कभी भी। वो ना ऐसे कुछ रसीद रसीद टाइप नहीं मिलती, अगर इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, रसीद जैसे ऑनलाइन कंपनी है हम लोग, जैसे अगर आप राइट। उबर में अगर सफर करते हैं आपको कोई रसीद थोड़ी देता है वो। हुँ, हुँ। वो तो आपको ऑनलाइन ही दिखता है ना, सब आपने यहाँ से यहाँ तक के इतना पैसा कट गया, वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके। और आपका जो एस्क्रो अकाउंट आपने हमें बताया था, हम्म, उसके कोई ओपनिंग चार्जेस या मेंटेनेंस फी रहती है? नहीं नहीं उसके कुछ नहीं। वो हमारे और उसके बीच में है, ट्रस्टी के बीच में है। वो हुँ, हुँ। ट्रस्टी हमसे चार्ज करता है पैसा अकाउंट चलाने का, और उसका अपफ्रंट फी होता है प्लस उसका हर महीने का फी होता है, एनुअल फी भी होता है। ओके। वो और जैसे दैट आपने इज अ कॉस्ट बिटवीन हाँ जी, Faircent and trustee. It is not lenders don't have to pay. ओके। और जैसे कि आपने हमें बताया था कि ₹50,000 हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 12% का रिटर्न है एंड देयर इज़ सर्टेन फी आल्सो दैट इज़ देयर। सो ये जो अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा 1 साल के बाद, ओके, ये ऑटो डेबिट हो जाएगा और ये फी एडजस्ट होकर आएगा, राइट? नहीं फी नहीं लगेगा इसमें, मैंने बोला ना आपको इसमें कोई फी नहीं है। जी, ये इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है। या आपने 1 लाख रुपए आपने लगाया तो आपको, या 50,000 रुपये लगाया तो आपको साल भर बाद 56,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके एस्क्रो अकाउंट में आएगा। आप वहां से आप एक बटन दबाइए तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको री इन्वेस्ट करना है तो एक बटन दबाइए, आपका री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो ये रिडेम्पशन प्रोसेस है एस्क्रो अकाउंट से बैंक अकाउंट में आने का, इसमें कितना टाइम लग जाता है जनरली? क्लिक ऑफ अ बटन है, ओके, बटन इंस्टेंट। दबाइए पैसा आ जाएगा इंस्टेंट। ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनल हॉलिडे और एनी हॉलिडे। वो तो बैंकिंग का है, अगर बैंक में अगर आपका नेशनल हॉलिडे या कुछ चल रहा है तो बैंक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो करेगा वो। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट प्रोसेस, राइट। अगर राइट। एसबीआई में अगर छुट्टी है कोई तो हो सकता है रिफ्लेक्ट नहीं करे, अगले 2 दिन बाद करे। लेकिन आपकी तरफ से अगर एक्शन कर दिया आपने, आपके अकाउंट में आ जाएगा वो ट्रांजिट ओके। में होगा तो हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक हॉलीडेज, हुँ, हुँ। बट इट विल कम टू यू। जैसे आपकी उसमें होता है क्या कहते हैं, शेयर ट्रेडिंग के उसमें होता है। राइट। शेयर ट्रेडिंग वाला जो पैसा आप डालते हैं जैसे ज़ेरोधा में या किसी में डालते हैं तो जैसे वापस करते हैं तो वापस आ जाता है, वैसे ही है। जी। एंड इसमें टैक्सेबिलिटी क्या रहती है? कुछ टीडीएस या टैक्सेशन किस तरीके से रहता है? वन्स द हम मनी लोग नहीं टैक्स करते हैं, हुँ, हुँ। हम लोग नहीं टैक्स करते हैं, क्योंकि पीयर टू पीयर में कोई जीएसटी या इस टाइप का कोई टैक्स होता नहीं है इंटरेस्ट इनकम में। ओके, क्योंकि आपने
आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपकी इनकम हुई है, तो आपको अपना डिक्लेयर करके जो है, जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं, आपको वो पे करना पड़ेगा। ओके। हम लोग कुछ डिडक्शन नहीं करते। हम लोग इनफैक्ट आपका टैक्स का वो भी अगर आप मतलब वो नॉर्मली प्लेटफॉर्म जो में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे बोरोर में आपने इन्वेस्ट किया है इस प्रोग्राम के थ्रू नहीं, दूसरा वहाँ यहाँ पे तो एक इन्वेस्टमेंट किया आपने, जैसे 50,000 1 लाख जो भी है, तो उसका एक कंसोलिडेटेड मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कस्टमर में आप रेंट करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म में आके वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड के अंदर आपका एक कंसोलिडेटेड पूरा इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट भी है। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स में इतना ही, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन जिसके अंदर हमें काफ़ी एक्चुअली पता चला कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्या फीस है, क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी और कितना हमें इस प्रोडक्ट का बेनिफिट हो सकता है। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म करंट टाइम्स में, एक सोशल कॉज की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एक लेंडर बन के उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं और जो भी नीडफुल है उन्हें लेंड कर सकते हैं। जी हाँ। राइट। और सो कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे ख्याल से और कोई कुछ दिख रहा है मेरे को चैट में। हाँ, एक गोपाल जी का क्वेश्चन है कि फेयरसन के चार्जेस बहुत हाई हैं, सो जो रिटर्न ऑफ द से लेंडर है वो रिड्यूस हो जाता है। कौन से चार्जेस आएंगे? आई थिंक ये एसजीआईपी प्रोडक्ट के अलावा जो हम किन्हीं प्रोडक्ट्स में आपके साथ डील कर रहे थे, उन चार्जेस की बात करें, कंज्यूमर हाँ लोन हाँ, 1 2। तो वही मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट कस्टमर में आप लगाते हैं तो उसमें लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है ना ज़्यादा मिले। इसमें तो आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, 12% मिल रहा है, हो सकता है उसमें 18% मिले, 20% मिले, जी। तो उसमें 1% 2% हम चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें हम कोई चार्जेस ही नहीं कर रहे हैं, हम देयर इज नो फी इन दिस। ओके। ओके, एंड क्या इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें आपने बता दिया कि किसी तरीके का जो भी हमारा इंटरेस्ट इनकम होता है वो आप उसका एक सर्टिफिकेट हमें या स्टेटमेंट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं, राइट? हाँ। इस पे कुछ टीडीएस डिडक्ट रहता है? नहीं, वो कुछ नहीं होता। वो पीयर टू पीयर है ना, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कोई टीडीएस होता नहीं है, कोई जीएसटी टीडीएस कुछ नहीं होता, तो इस वजह से वो ओके, परफेक्ट। बोरोर डेथ केस हाउ रिकवरी। सो बोरोर के डेथ में जो है रिकवरी नेक्स्ट ऑफ किन को करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट ही कहता है, जैसे मैंने लोन लिया है, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे किन को देना पड़ेगा, मतलब जो भी मेरे रिश्तेदार, जो भी नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है, वाइफ होगा, जो भी फादर होंगे, जो भी उनको देना होता है। तभी आप अग्रीमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है ये चीज, फादर का नाम और ये सब लिखा रहता है, या जो भी है नेक्स्ट ऑफ किन को, वो एक लाइन रहती है एग्रीमेंट में कि नेक्स्ट ऑफ किन को देना होता है। दूसरा ये है कि कुछ बोरोवर्स जो हैं इंश्योर भी कराते हैं अपने आप को, लोन अमाउंट को, वो इंश्योरेंस से भी होता है, वो ऑप्ट इन वाला होता है, वो बोरोवर खुद ही ऑप्ट इन करता है, अगर इसको इंटरेस्ट है, अगर उसको इंश्योर कराने का, तो इस वजह से। बट वो ना, वो केसेस इक्का दुक्का होगा, अगर होगा तो भी, लेकिन ये पोर्टफोलियो तो बहुत लार्ज है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ओके, एंड जैसा आपने बताया था कि कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो उसके रिगार्डिंग काफी लीगल एक्शंस आपकी तरफ से लिए जाते हैं, हाँ जी। राइट? सो ये एक बड़ा उसमें ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो गौरव जी ने पूछा है कि अगर इतना अच्छा सिविल है सबका है तो बैंक से क्यों नहीं लोन लेता। बैंक से लोन लेने का प्रॉब्लम ये होता है लोगों का, आज के डेट में मैं आपको बताता हूँ, बैंक्स आरंट इंटरेस्टेड इन गिविंग स्मॉल लोन्स, शॉर्टर लोन्स एंड शॉर्टर ड्यूरेशन लोन्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग यू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लार्जर लोन्स, राइट, दैट्स वेयर दे मेक मनी। अगर आप जाइए बैंक से बोलिए, अगर आप इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग बैंक देन द बैंक माइट स्टिल oblige. But if you go to some other bank and ask for a 50,000 rupees or 1 lakh rupees, they'll not be interested in giving you a loan. राइट। Okay? Unless you are saying 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, then they will be interested in. दूसरा सिविल कट ऑफ जो है, मैंने बोला था डिफरेंस है, 70,000 रुपीज 700 है, वहाँ पे 750 है। ओके, और आज की करंट सिचुएशन में बैंक अभी लेंड नहीं कर रहे, लेंड ही नहीं कर रहे। वो कुछ अपना उनका लॉजिक होता है, और उसका रीजन ये होता है कि उनके लेंडिंग रेट्स जो हैं वो डिफॉल्ट पे वो होते हैं, टाइड अप होते हैं। So if the default goes up, then the lending rate also goes up. So they don't want to get into that cycle of offering higher rate of interest to the customer. And the moment the default goes up, your bottom line takes a hit. Okay, EBITDA margin takes a hit, and that reflects in your stock price. So ये सारे linked है, तो इस वजह से इनको moratorium और ये सब बड़ा अच्छा लगता है. That is the reason that their structure is different. You have to understand. But this is a different structure. This is people giving money to people, right? तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब जो आम आदमी है वो बेईमान है, यू कांट मेक दैट ब्लैंकेट स्टेटमेंट, राइट। मैं नहीं बोला कि कोई बेईमान नहीं होता है, होते हैं बेईमान,
लेकिन जो आम आदमी है सुबह उठ के जो नौकरी और रोजगारी के लिए जाता है वो सारे बेईमान नहीं होते. इवन इफ यू लुक एट अ सिंपल एग्जांपल लाइक अ रेड लाइट, even if the cops are not standing, people respect the red light and stand, wait for their turn to come, right? There will be a couple of people, who will jump the red light, निकल जाएंगे बाहर. पुलिस नहीं है तो भी पुलिस है तो भी बाहर निकलेंगे, पुलिस नहीं है तो भी बाहर निकलेंगे. उन्हीं के लिए कानून बना है, उन्हीं के लिए रूल्स और रेगुलेशंस हैं. तो अगर कोई नहीं देता है पैसा, उसके लिए केस होता है, उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, वो सब हम करते हैं, सारे के करते हैं, एक को नहीं छोड़ते हैं. तो वो है, उसका ये मतलब नहीं है अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख लोगों को लोन दे दिया और सारे एकदम से बोलेंगे मैं पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो देश ही नहीं चलता. तो इट्स नॉट दैट जस्ट बिकॉज द बैंक्स आर नॉट लेंडिंग, दिस कस्टमर्स आर नॉट वर्थ लेंडिंग. नो, दैट इज नॉट द आंसर. एवरी कस्टमर इन दिस कंट्री इज वर्थ लेंडिंग, provided you just get to know whether he has the ability to make money. If the source of income is there, you can lend to him. Okay? जहां तक नियत की बात है, वो आप चेक कर सकते हैं हिस्ट्री देख के उसका, उसने पीछे कितने लोन दिया है और कितना वो लिया है, वो सब आपको पता चल जाएगा. लेकिन जो कस्टमर लेके नहीं देता है, उसके बाद, इस सब देखने के बाद भी जो नहीं देता, उसके दो रीजन होते हैं. या तो वो बीमार होगा, या उसकी नौकरी चली गई, या वो या उसके घर पे कोई बीमार होगा और पैसे उसके लिए लग रहे होंगे, या तो उसकी नौकरी चली होगी, इस वजह से, दो रीजन की वजह से नहीं देता. और वो दो रीजन जो है वो टाइड कर लेता है. वो नौकरी चली गई तो उसको दूसरी नौकरी मिल जाती है, फिर वो रीपेमेंट चालू कर देता है. तबीयत खराब होती है तो वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर तब पेमेंट चालू कर देता है. So these are the two things which happens and the customer comes back. So we've seen a lot of cases, repayment coming after a couple of months to 3 months, but customer pays back because they had a large implication of not paying. तो वो उस टाइप के कस्टमर हम ऑनबोर्ड ही नहीं करते जिनको फर्क ही नहीं पड़ता. नए कस्टमर है, न्यू टू क्रेडिट है, आज तक किसी ने लोन ही नहीं लिया, उसको हमने ऑनबोर्ड कर दिया और उसके बाद फिर वो जो है पैसे नहीं दे रहा. उस टाइप कस्टमर ऑनबोर्ड ही नहीं करते. जी। और जैसे कि आपने बताया कि डिफ़ॉल्ट के केस में आपके पूरे लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, तो उसके कुछ ऑफ कोर्स कुछ कॉस्ट भी रहता होगा. सो हू बियर्स दैट कॉस्ट? The lenders do not have to bear the cost. We bear that cost, legal proceeding ka. ओके, We have to, we take some money from the borrowers in this. Okay. So there is a fee that we charge from the borrowers. So some part of that fee comes to us. ओके, Registration fee, when I'm asked, registration fee is see, registration fee is not mandatory. Okay. Registration fee is for people who have a certain score and above. We don't charge even registration fee. 750 के ऊपर है जैसे, या 700 के ऊपर है. अगर हम कट ऑफ अगर 650 ले रहे हैं तो 700 के ऊपर वालों को माफ कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फी, और 700 के ऊपर जो है उनको कट ऑफ कर देते हैं. हम 750 वालों को हम माफ कर देते हैं. तो अगर जिसने भी रजिस्ट्रेशन फी दिया है उसका रिफंडेबल नहीं है. उसका रीजन ये है क्योंकि हमको उसका डेटा प्रोसेस करने में खर्चा होता है. ओके. इफ योर क्रेडिट हिस्ट्री इज गुड, देन यू डोंट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी, यू कम विदाउट द रजिस्ट्रेशन फी. ओके. और इसमें कुछ मंथली पे आउट ऑप्शन अवेलेबल है लेंडर्स के लिए? नहीं, अभी नहीं है इसमें मंथली पे आउट ऑप्शन. किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एसजीआईपी कंज्यूमर लोन? नहीं, अभी नहीं. ओके. एंड आई थिंक जो इसका कॉर्पस बड़ा होने के बाद ही इस पे ये सब वेरिएशंस आ पाएंगी. क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं पैसा ले रहा हूँ और लेंड कर रहा हूँ साल भर के लिए और 2 साल के लिए, जो भी है, अभी मैं जैसे मैंने देखा था टेन्योर 2.24 मंथ से थोड़ा सा कम है, 22 मंथ्स है. तो अगर मैं 22 मंथ्स के लिए अगर मैं लेंड कर रहा हूँ, आई कैन नॉट टेक शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ गिविंग मनी बैक टू माई लेंडर्स, करेक्ट? अदरवाइज माई पोर्टफोलियो विल नॉट वर्क. So the money has to be there with the customer because the customers have given a long-term loan. You can't take money back from the customers. So that's the reason we have kept it 6 months and 12 months. The idea is to bring in more shorter duration loans so that 6 months customers can be given out money and or 12 months. You can pay back after 12 months. You have an option to exit after 12 months. ओके. अगर वो मंथली वाला चाहिए तो आप प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, एसआईजीपी के थ्रू नहीं लगाए. तो वहां पे आप बोरोवर को लेंगे तो आपको हर मंथ पैसा मिलेगा डायरेक्ट जिसमें कस्टमर. हमें बोरोवर को खुद सेलेक्ट करना है? हाँ, लेकिन उसमें रिस्क है. ओके. उसमें डिले का रिस्क है, उसमें नॉन पेमेंट का रिस्क है, वो सब है. तो अगर आपने 10 उठा, उसमें से 2 अगर नहीं दिए पैसे आपको, या एक ने डिले कर दिया और एक ने दिए नहीं, तो आपका पोर्टफोलियो हिल जाएगा. वही मैं बोल रहा हूँ. तो इफ यू हैव टू प्ले द लार्जर गेम, यू हैव टू बी इन एसआईजीपी. इफ यू हैव टू प्ले इंडिविजुअल गेम, देन यू हैव टू बी इन डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके, परफेक्ट. और एक क्वेश्चन और है पार्टनर की तरफ से, विच इज हम ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? सो इसमें मैं बताना चाहूंगी, ये जो
स्कीम है, ये जो प्रोडक्ट है हमारे निवेश.com की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, पीयर टू पीयर लेंडिंग के नाम से। वंस यू क्लिक ऑन दैट, आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं एंड आपको आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से कॉल आ जाएगा, जो कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे, राजेश जी। बाकी एसजीआईपी से पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स आपके साथ डील कर रहे थे जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। सो आई थिंक उसमें कुछ लोग हैं जिनको एक सिंगल डिजिट रिटर्न ऑफर हुई है, जहाँ पे एक हम एक्सपेक्ट करेंगे डिफॉल्ट की वजह से। यस यस। सो ये इसका ही सोल्यूशन है ये, क्योंकि होता क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है ना इतने लार्ज स्केल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक तो लिमिट है 50 लाख का, ऊपर से आप जो है 10,000 या 1 लाख कस्टमर को आप रीच आउट भी नहीं कर सकते हो, लॉजिकली आल्सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो टेक्नोलॉजिकली इट इज पॉसिबल। तो ये प्रोग्राम चलता है इस तरीके से, आपका पैसा जो है जब आता है लगता है इंडिविजुअल बोरोवर पे है, लेकिन जो उसमें से जो पैसा बनता है वो इक्वली डिवाइड होता है। ओके, दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। सो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट मेक money in this. You will make money in this. इंटरेस्टिंग। सो वी आर जस्ट टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन। देयर इज वन पार्टनर जो कि कमीशन इसमें पूछ रहे हैं। सो गौरव जी, कमीशन जो है इसके अंदर हम इस सेशन के बाद आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे एंड आप अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश दे सकते हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स में इतना ही एंड थैंक यू सो मच विनय जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड Thank you so much. throwing some light on this product. एक्चुअली Thank you so बहुत एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो सकता है ये करंट टाइम्स के अंदर। much. Thank you so much. थैंक यू Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you so much. Thanks for listening and holding up the conversation. Thanks a lot. थैंक यू फॉर द लवली टाइम। Yeah, thanks. और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। और हम लोग जल्द ही आप लोगों के साथ एक सेशन और करेंगे एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का और विनय जी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू।